कैसे अच्छा दी जरा एक मैसेज करके फीडबैक दें मुझे कि एवरीथिंग इज परफेक्ट, वॉइस, वीडियो एंड स्क्रीन शेयरिंग इज एवरीथिंग इज परफेक्ट। बता दो बेटा। ओके चलें बेटा। लास्ट मीटिंग में हमने IAS 16 स्टार्ट कर दिया था। लास्ट मीटिंग में हमने IAS 16 स्टार्ट किया था और IAS 16 का मैंने आपको असाइनमेंट दिया था ये डेयरिंग नामी क्वेश्चन का। ठीक है, इनिशियल रिकग्निशन हमने डिस्कस की थी कि क्या क्या चीजें कैपिटलाइज होंगी, कॉस्ट ऑफ द एसेट का पैकेट याद है पूरा, राइट। और उसके बाद सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर भी पढ़ाया था कि अगर सब्सिक्वेंटली कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर हो या सब्सिक्वेंटली कोई अपग्रेड हो तो उस अपग्रेड को कैसे ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है बेटा, सुने, कि जिसमें सबसे पहले आप एसेट बाय करोगे, उस पर डिफरेंट कॉस्ट लगेगी, तो उनको सबको क्या ट्रीटमेंट करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करना है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये डिसाइड करना है। फिर उसकी एक बार कॉस्ट कैलकुलेट करके उसको कुछ साल डेप्रिशिएट करेंगे, उस एसेट को कुछ साल डेप्रिशिएट करेंगे प्यारे बच्चों, और उसके बाद तवज्जो सुनना, कुछ साल उसको डेप्रिशिएट करेंगे और उसके बाद एक सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर होगा, उसमें आपने ये डिसीजन लेना होगा कि ये कैपिटलाइज होगा या नहीं होगा। और देन और से सुने, फाइनली अगर सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज होगा तो फिर अगले साल से डेप्रिसिएशन कैसे होगी। ठीक है, अच्छा, ये सारी बातें बताई थी। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि जिस तरह आज तक आपने पढ़ा है कि लाइफ ईयर्स में होती है, एसेट की लाइफ ईयर्स में होती है, तो एक और सच ये भी है कि एसेट की लाइफ वर्किंग आवर्स में भी होती है। ठीक है, जैसे एयरक्राफ्ट वगैरह की, कि एयरक्राफ्ट वगैरह की लाइफ फ्लाइंग आवर्स की फॉर्म में होती है, फ्लाइंग आवर्स की फॉर्म में होती है। ठीक है, तो ऐसे एसेट्स को हम पर ईयर के हिसाब से डेप्रिशिएट नहीं करते, पर आवर के हिसाब से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होती है। तो वहां हमें पर आवर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी होगी, और एक बार 1 घंटे की डेप्रिसिएशन निकल गई, एक बार पर आवर डेप्रिसिएशन निकाल ली, तो फिर हम आगे उसको नंबर ऑफ आवर्स यूज, जितने यूज हुए होंगे उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो विल गेट टोटल डेप्रिसिएशन। सही है, ये सारी इस तरह की कोई कहानी होगी। तो अब सवाल स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ बच्चों ने ट्राई करके मुझे सोल्यूशन भेजा भी था, तो अगर किसी ने नहीं भी किया या किया भी है तो अब मैं सॉल्व कराता हूँ। आप लोग इसको कंपेयर करें, देखें आप लोगों किस हद तक सही हुआ है, और कोई मसले मसाइल तो मुझे बताएं। चलो ओके, देखें, ये सवाल बेसिकली 3 अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन 3 अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है, और वो हमें कैसे पता लग रहा है। देखो आप यहाँ देखो, इन्होंने मशीन कब ली है, ऑन 1 अक्टूबर X5, चेक करें, ऑन 1 अक्टूबर X5 डेयरिंग एक्वायर्ड मशीन अंडर द फॉलोइंग टर्म्स, इस दिन खरीदी है। अब सबको छोड़ के रिक्वायरमेंट पे आओ। प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर द अबव मशीन फॉर ईच ऑफ द 3 years टू 30th September X8। 30th September X8 तक आपको 3 एक्सट्रैक्ट बनाने, 3 सालों के, 3 सालों के। तो इसका मतलब इस कंपनी का अकाउंटिंग पीरियड, इस कंपनी का अकाउंटिंग पीरियड हमेशा 30 सितंबर को एंड होता है। तो बताओ आपने मशीन कब ली है, दिमाग से सोचो। मशीन ली है आपने 1 अक्टूबर X5 को, मशीन ली है 1 अक्टूबर X5 को, मशीन ली है आपने, राइट, ओके। तो 1 अक्टूबर X5 से लेके 30th September X6 तक पहला साल, फिर 30th September X7 दूसरा साल, और 30th September X8 तीसरा साल, ये 3 साल है। ठीक है, 1 अक्टूबर X5 टू 30th September X6 एक साल, 30th September X7 दूसरा साल, और 30th September X8 थर्ड ईयर, ये 3 अकाउंटिंग पीरियड के लिए हमें सॉल्व करना है। ठीक है, ओके। पहला काम क्या होगा, जब मशीन आपने ली है तो डिफरेंट खर्चे हुए होंगे, जब मशीन आपने बाय की है तो डिफरेंट खर्चे हुए होंगे, तो किस कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है, किसको नहीं करना है, यानी इन शॉर्ट यू नीड टू मेक कॉस्ट ऑफ द एसेट पैकेट। याद है जो कॉस्ट ऑफ द एसेट का पैकेट बनवाया था, वो पैकेट बनाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपके सामने
यहां लिख दिया कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट। अच्छा, पहले एक बात बता दूं कि मैंने क्वेश्चन आपको भेज दिया था, अपने पास एक स्क्रीन पे क्वेश्चन रखें, अपने मोबाइल फोन पे या कहीं ये क्वेश्चन रखें, या अगर आपने इस क्वेश्चन की पिक्चर लेनी है तो पिक्चर ले लें। आपको ये क्वेश्चन ऑलरेडी सेंड कर दिया गया था, ठीक है। तो मैं अज्यूम ये कर रहा हूं कि आपके पास ये क्वेश्चन किसी और स्क्रीन पर भी है, आपके पास ये क्वेश्चन किसी और स्क्रीन पर भी है, राइट। ओके, चलो क्या गिवन है, मैन्युफैक्चरर्स बेस प्राइस यानी लिस्ट प्राइस इज 1050000। लिस्ट प्राइस है आपके पास 1050000। डन। अब ट्रेड डिस्काउंट कितना मिल रहा है, ट्रेड डिस्काउंट इसमें से लेस हो जाता था, याद है, ट्रेड डिस्काउंट इज 20%। तो 1050 का 20% अगर आप लोगे, 1050 का अगर आप 20% लोगे तो ये आ जाएगा 210, ठीक है। तो आपके पास बनेगी, इसके बाद जो प्राइस बनेगी वो बनेगी 840। ओके, 840,000 बन जाएगी। अब इसके अलावा एक और डिस्काउंट है जिसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। याद करो, कैश डिस्काउंट कभी भी कॉस्ट ऑफ द एसेट को, पैकेट को टच नहीं करता था, वो डायरेक्टली अदर इनकम होती थी। उसकी वजह ये थी, कैश डिस्काउंट पेमेंट टर्म्स की वजह से मिलता था, कैश डिस्काउंट पेमेंट टर्म्स की वजह से मिलता था, वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसेट नहीं था, वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेमेंट था। तो ये डायरेक्टली अदर इनकम होगी, और जब मैं पीएनएल एक्सट्रैक्ट बनाऊंगा तो मैं उस पर डाल दूंगा। अजान हो रही है, मैं खामोश हुआ 1-2 मिनट। अब बात सुने, तो हम कॉस्ट ऑफ द एसेट के पैकेट पे बात कर रहे थे, लिस्ट प्राइस में से हमने ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दिया, एक और डिस्काउंट मिल रहा था कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट जो बेटा है ना, जरा गौर से सुने, कैश डिस्काउंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसेट नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेमेंट है, तो वो डायरेक्टली अदर इनकम होती है। तो मैं जब पहले साल का प्रॉफिट एंड लॉस एक्सट्रैक्ट बनाऊंगा तो उसमें डायरेक्टली इसको एज एन इनकम गिरा दूंगा, बेफिक्र हो जाओ, ठीक है। अभी ये मैं कॉस्ट ऑफ द एसेट के पैकेट में नहीं लिख रहा। अब याद है आपको क्राइटेरिया, हर वो खर्चा जिसके बगैर एसेट का वर्किंग कंडीशन में आना नामुमकिन होता था वो सब कैपिटलाइज होते थे। चलो, अगली कॉस्ट लग रही है फ्रेट चार्जेस, फ्रेट चार्जेस लग रही है, अगली कॉस्ट क्या लग रही है, फ्रेट चार्जेस। बिल्कुल, फ्रेट चार्जेस कैपिटलाइज होते हैं, उसके बगैर आप क्या एसेट वर्किंग कंडीशन में नहीं आ सकता, आप तक पहुंच ही नहीं सकता,
याद है? यह भी करता हूँ, लिखता हूँ। उसके बाद एक और इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन कॉस्ट, जी इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी कैपिटलाइज होती है, उसके बगैर भी एसिड वर्किंग कंडीशन में नहीं आता। अब अगला नाम है स्टाफ ट्रेनिंग, कभी भी कैपिटलाइज नहीं होती। याद है स्टाफ ट्रेनिंग पे मैंने पूरा बात बताई थी, एक्सेप्शंस इसके अलग है, लेकिन रूटीन में स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होती। लॉजिक भी दी थी कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता, स्टाफ से मिलने वाला इकोनॉमिक बेनिफिट हमारे कंट्रोल में, तो स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट 1 सेकंड में पीएल में चली जाएगी। तो जब मैं पहले साल का फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस बनाऊंगा, ठक 1 सेकंड में इसको पीएल में डालूंगा, राइट। अच्छा, फिर प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग, प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग 22,000, ये भी कैपिटलाइज हो जाएगी। प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग के बगैर भी एसेट ऑन नहीं हो सकता। अब सुने, परचेज ऑफ 3 इयर्स मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आपने अभी अभी 3 साल के मेंटेनेंस की एडवांस पेमेंट कर दी, तो मेंटेनेंस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और ये सामने लिखा हुआ है 60,000 का खर्चा हुआ है, तो ये 60,000 3 सालों की मेंटेनेंस है, तो इसको स्प्रेड करके हर साल 20,000 डाल देना। हर साल की इनकम स्टेटमेंट में 20,000 डाल देना, जो रूटीन, ये कभी कैपिटलाइज नहीं होगी, ये कैपिटलाइज नहीं होगी, ठीक है। आइए मैं कॉस्ट ऑफ द एसेट का पैकेट आपके सामने बना देता हूं। अब देखें, आपने यहां 840 में फ्रेट चार्जेस ऐड कर लें, कितने 30, फ्रेट चार्जेस ऐड कर लें 30, ठीक है। उसके अलावा इंस्टॉलेशन कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज आपका देर इज 28,000, और प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग, प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग कितना है, ये है 22,000, ठीक है। चलो बेटा, अब आप क्या करें, इन सबको ऐड करें, इन सबको ऐड कर लें, ये गालिबन बनेगा 9,20,000, ये बन जाएगा 9,20,000, सही है। ओके, तो आपके पास, आप हजरात के पास ये आ गई कॉस्ट ऑफ द एसेट, टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट का पैकेट आ गया, ठीक है। यानी इन शॉर्ट आपने कॉस्ट ऑफ द एसेट का पैकेट, कॉस्ट ऑफ द एसेट कैलकुलेट कर ली। अब आप इसे डेप्रिशिएट करोगे, अब आप इसे डेप्रिशिएट करोगे। अब देखो, मैं अकाउंटिंग पीरियड्स ड्रॉ करके आपको समझाता हूँ, अकाउंटिंग पीरियड्स प्रॉपर ड्रॉ करके आपको समझाता हूँ, आप लोग इसको अच्छी तरह देखें। यहाँ देखें, ये देखें, आपका पहला अकाउंटिंग पीरियड है 1 अक्टूबर X5, ये देखें, टू 1 अक्टूबर X6, ठीक है, फिर 1 अक्टूबर X7, और फाइनली एंड होगा ये 30 सितंबर X8। मैंने इस तरह बना दी, सही है। 1 अक्टूबर X5 से लेके X6, फिर X7 और X8, 3 साल आपके सामने ड्रॉ कर दिए। हाँ, अब बताओ, मुझे इसकी पर आर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, यहां कर रहा हूं, पर आर डेप्रिसिएशन। इधर देखें, आप लोगों को फॉर्मूला याद है स्ट्रेट लाइन मेथड का, कॉस्ट माइनस स्क्रैप, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ। तो कॉस्ट निकाली है आपने 9,20,000, कॉस्ट निकाली है 9,20,000 माइनस, बेटा देखें स्क्रैप वैल्यू कितनी है, देखें सामने, देखें एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू, ये देखो यहां लिखे हुई है क्वेश्चन में, देखो एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू है 20,000, एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू कितनी है 20,000, और आपकी लाइफ इन आवर्स कितनी है 6,000 घंटे। चेक कर लो, ऊपर आपके पास क्वेश्चन मौजूद है, आपकी एस्टिमेटेड लाइफ इन आवर्स कितनी है, एस्टिमेटेड लाइफ इन मशीन आवर्स इस 6,000 घंटे। तो आप जरा इसको डिवाइड करो, 9 लाख को डिवाइड बाय 6,000 आवर्स करो, तो जहां तक मेरी नॉलेज है ये $150 पर आवर आएगी, $150 पर आवर आएगी, देख लो यही है। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो इनिशियली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की है वो ये है कि अगर एसेट 1 घंटा चलेगा, एसेट 1 घंटा चलेगा, तो $150 का $150 का डेप्रिशिएट होगा, ठीक है। 1 घंटे की डेप्रिसिएशन 150 है। अब आराम से ऊपर जाएं क्वेश्चन में और देखें पहले साल और दूसरे साल एसेट कितने घंटे चला है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर एसेट कितने कितने घंटे चला है, आपको आंसर मिल जाएगा। देखते हैं, चलो पहले साल 1200 घंटे, अगले साल 1800 घंटे, ठीक है। पहले साल 1200 और अगले साल 1800 घंटे, देख लो। तो पहले साल एसेट चला है, यहां देखें
1200 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 1 घंटे का है 150, तो 1200 इंटू 150 मेरे ख्याल से बनता है 1,80,000। ये पहले साल की डेप्रिसिएशन आ गई। दूसरे साल कितने घंटे चला है? 1800 घंटे। तो 1800 घंटे मल्टीप्लाई बाय $150, ये बन जाएगा 270,000। ये सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन आ गई। ठीक है, अब देखते रहो। आपकी इनिशियल कॉस्ट थी 9,20,000। इनिशियल कॉस्ट कितनी थी? 9,20,000। 9,20,000 में से आपने 180 और 270 अगर लेस कर दें, 9 अगर आप 180 और 270 लेस कर दें तो आपके पास एनबीवी आ जाएगी। 9,20,000 में से अगर आप 180 और 270 लेस कर दें, तवज्जो सुने, तो 1 अक्टूबर X7 की आपके पास एनबीवी आ जाएगी। ये गालिबन आएगी 470। बेटा देखो, यहां आपके पास एनबीवी आ जाएगी, इधर आप हजरात के पास नेट बुक वैल्यू आ जाएगी 4,70,000। यही है, इधर आपके पास एनबीवी आ जाएगी 4,70,000। 4,70,000 की एनबीवी आ जाएगी। 470,000 की एनबीवी आ जाएगी। ओके, अब आप मुझे बताएं 1 अक्टूबर X7 को सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर कितना हुआ है? 1 अक्टूबर X7 को देखते हैं सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर कितना हुआ है। देखिए, मैंने पहले कहा क्या क्या काम कर दिया है। कॉस्ट ऑफ द एसेट का पैकेट मैंने निकाल दिया है, मैंने ईयर 1 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दी और ईयर 2 की। ये दोनों सालों की जो डेप्रिसिएशन है ना, सुन लो अच्छी तरह, ये दोनों अपने अपने साल की इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस चली जाएगी। ये दोनों अपने अपने साल की इनकम स्टेटमेंट में डियर स्टूडेंट एज एन एक्सपेंस चली जाएगी। दैट्स इट। ठीक है, अब मैं 1 अक्टूबर X7 की एनबीवी निकाल लेते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ता हूं, देखो ऊपर जाके देखें क्या लिखा है। ऑन 1 अक्टूबर X7, ये देखें, यहां से पढ़ें बेटा। ये देखो, मैं आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन ले आऊं। ऑन 1 अक्टूबर X7, Daring decided to upgrade the machine by adding new components at a cost of 200,000. This upgrade a reduction in the production time per unit ऑफ द गुड्स। देखा, एफिशिएंसी बढ़ गई, इस अपग्रेड की वजह से एफिशिएंसी बढ़ गई, कंडीशन मीट हो गई, वो इकोनॉमिक बेनिफिट वाली कंडीशन मीट हो गई, तो हाँ ये कैपिटलाइज होगा। अभी एक और चीज भी नजर आई, एक एक्स्ट्रा कंडीशन और है। द अपग्रेड ऑल्सो इंक्रीज द एस्टिमेटेड रिमेनिंग लाइफ ऑफ द मशीन टू 4,500 आवर्स। देखा, अब नई मशीन के नंबर ऑफ आवर्स भी इसने बढ़ा दिए, मशीन की लाइफ भी बढ़ गई, तो मेरे प्यारे बच्चों, एसिड की एफिशिएंसी भी बढ़ गई, वही काफी थी वैसे तो, लेकिन इसने बोला साथ लाइफ भी बढ़ गई। तो इसका मतलब कैपिटलाइजेशन का क्राइटेरिया मीट हो गया, तो अब इस खर्चे को आप कैपिटलाइज करोगे, ठीक है। कितने का खर्चा हुआ है? 2 लाख का। आइए देखें, आज के दिन एनबीवी थी 470 और आपने 2 लाख कैपिटलाइज कर लिए। 470 प्लस 2 लाख कितना होता है? 670,000। 4 प्लस 200,000 होता है कितना? 670,000। एसेट 670 का हो गया, यानी एसेट की आज 1 अक्टूबर X7 को अपडेटेड वैल्यू हो गई 670। अब याद करो जरा, आपको पढ़ाया था कभी भी एसेट की वैल्यू चेंज हो जाए या उसकी लाइफ चेंज हो जाए या उसकी स्क्रैप वैल्यू चेंज हो जाए, तीनों बातें सुन लो। कभी भी एसेट की वैल्यू चेंज हो जाए या उसकी लाइफ चेंज हो जाए या स्क्रैप वैल्यू चेंज हो जाए, तो आने वाले कल की डेप्रिसिएशन भी चेंज होगी। तो अब तीसरे साल की डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी? ये जो रिवाइज्ड एनबीवी है, जो कि 670 की है, ये जो रिवाइज्ड एनबीवी है जो कि 670 की है, माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। ओके, दिस रिवाइज्ड एनबीवी माइनस जो नई स्क्रैप वैल्यू गिवन होगी वो डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ। अब देखो, मैं यहां लिखता हूं रिवाइज्ड, यूं वर्ड लिख रहा हूं ताकि याद रहे, रिवाइज्ड पर आर डेप्रिसिएशन, रिवाइज्ड पर आर डेप्रिसिएशन। देखें क्या है, ये रही नई लाइफ और नई रेजिडुअल वैल्यू, ये देखो, वो 40,000 है। देखें, 670,000 की आपकी नई वाली वैल्यू है, माइनस कितना है? रिवाइज्ड स्क्रैप वैल्यू इज 40,000 डिवाइडेड बाय 450 घंटे, 4,500 घंटे, सॉरी। चलो करो।
एक मिनट, वन फोर्टी पर आवर कितना आया? 140 पर आवर। आप लोग भी चेक कर लें, आप लोग को भी यही आ रहा होगा। इसका मतलब बेटा 1 अक्टूबर X7 के बाद, 1 अक्टूबर X7 के बाद, आज के बाद मशीन 1 घंटा चलेगी तो $140 की डेप्रिसिएशन बुक होगी। आज के बाद मशीन 1 घंटा चलेगी तो $140 की डेप्रिसिएशन बुक होगी। अब आप मुझे बताएं, सोच के ऊपर जाके क्वेश्चन में पढ़ें कि इस तीसरे साल में मशीन कितने घंटे चली है। देखें आराम से, इस तीसरे साल में मशीन कितने घंटे चली है, तो आपको नजर आएगा कि तीसरे साल में मशीन चली है, तीसरे साल में मशीन चली है 850 आवर्स। तीसरे साल में मशीन चली है 850 घंटे। देख लो, तो तीसरे साल की डेप्रिसिएशन बताओ कितनी होगी। देखो ऊपर लिख रहा हूं यहाँ, 850 घंटे मल्टीप्लाई बाय कितना, 140। 850 मल्टीप्लाई बाय 140, 119000, 119000। ठीक है, अब एक मिनट रुको, यहाँ एक चीज और बताता हूँ। 1 अक्टूबर को अपग्रेड के बाद एसेट हो चुका था 670 का। 1 अक्टूबर को अपग्रेड के बाद, मेरी आवाज गौर से सुने, 1 अक्टूबर X7 को अपग्रेड के बाद एसेट हो चुका था 670 का। अब 670 में से 119 की और डेप्रिसिएशन हो गई, 670 में से 119 की और डेप्रिसिएशन हुई, तो बताओ फाइनल एनबीवी कितनी होगी यहाँ? फाइनल एनबीवी होगी यहाँ 670 माइनस 119, 551000। ठीक है, फाइनल एनबीवी होगी 551000, 551000, 551000, 551000। ठीक है, तो अब देखो, मैंने भी पीएनएल एक्सट्रैक्ट नहीं बनाया, लेकिन एक बात मैं आपको पहले ओरली बता दूं कि एसओएफपी में एनबीवीज जाती हैं, एसओएफपी में सिर्फ एनबीवीज जाती हैं नॉर्मल। तो अगर कोई मुझसे पूछेगा कि हर साल के एंड पे एनबीवीज कितनी कितनी जाएंगी, तो गिनवा दूं। 920 का आपका इनिशियली एसेट था, गिनो। 1 अक्टूबर X5 को 920 का एसेट था, 920 में से 180 लेस करना तो पहले साल की एनबीवी आ जाएगी। 920 में से पहले साल की डेप्रिसिएशन लेस करना 180, तो पहले साल की एनबीवी आ जाएगी। फिर उसमें से 270 और लेस करना तो सेकंड ईयर के आखिरी दिन 470 की एनबीवी आ जाएगी। सेकंड ईयर के आखिरी दिन यानी 30 सितंबर X7 को 470 की एनबीवी आएगी। और तीसरे साल के एंड पर अपनी आंखों से देख लो, तुम्हारे सामने स्क्रीन शेयर हो रही है, तीसरे साल यानी 30 सितंबर X8 को 551000 की एनबीवी आएगी, 551000 की एनबीवी आ जाएगी। ये अभी मैंने सिर्फ एक इनिशियली सॉल्व किया है, एक्सट्रैक्ट पीएनएल के मैं बना रहा हूँ। ये देख लो, यहां तक सॉल्व किया, देख लो, एक नजर, एक नजर देख लो। सही। अब अगली बात सुने, अब मैं पीएनएल एक्सट्रैक्ट बना रहा हूं, क्वेश्चन आपके सामने होना चाहिए, पहले कह रहा हूं क्वेश्चन सामने होना चाहिए। ये देखो, यहां मैंने लिखा पीएनएल, ये देखो, ईयर एंडेड, पहले साल का नाम लिख रहा हूं, 30 सितंबर X6, 30 सितंबर X6, पीएनएल ईयर एंडेड 30 सितंबर X6, यही है। सबसे पहली चीज, हर साल के पीएनएल में उस साल की डेप्रिसिएशन तो जाएगी जाएगी, हर साल के पीएनएल में उस साल की डेप्रिसिएशन तो लाजमी जाएगी। कितनी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस थी पहले साल की? मेरे ख्याल से 180 था ना। हाँ, पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना था? 1,80,000।
ठीक है, पहले साल का डेप्रिसिएशन 1,80,000 बुक कर दिया। ठीक है, अब याद करो पहले साल जब मशीन खरीदी थी, इनिशियल रिकग्निशन में कुछ चीजें डायरेक्टली पीएल में जाती हैं, इनिशियल रिकग्निशन पे कुछ चीजें डायरेक्टली पीएल में जाती हैं, याद है? उनमें से पहली चीज थी डिस्काउंट रिसीव। पहली चीज क्या थी? डिस्काउंट रिसीव, कैश डिस्काउंट रिसीव, याद है? आओ समझाता हूं। ये देखो कॉस्ट ऑफ द एसेट के पैकेट को देखो अच्छी तरह। इनिशियली लिस्ट प्राइस थी 1050,000 सामने देखें, इनिशियली लिस्ट प्राइस थी 1050,000, उसमें से 20% का तो एकदम कैश ट्रेड डिस्काउंट मिल गया। 1050,000 में से 20% यानी 2,10,000 का ट्रेड डिस्काउंट मिल गया, तो अब बचे 8,40,000। अब बचे 8,40,000। गौर से सुनना, इस 8,40,000 पे सामने वाले ने हाथ रख के बोला, इस 8,40,000 पे सामने वाले ने हाथ रख के बोला कि अगर तुमने जल्दी पेमेंट कर दी, अगर तुमने जल्दी पेमेंट कर दी तो यू विल गेट 5% डिस्काउंट। तो वो 8,40 में मिला है, 5% 8,40 में मिला है, 1050 पे नहीं मिला। बचपन से अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, सोचो, यानी 210 तो वैसे ही माफ हो गया था ना। तो आप जल्दी पेमेंट करोगे तो 8,40 पे 5% मिलेगा। तो 8,40 का 5% होता है, 8,40 का 5% होता है 42,000। 8,40 का 5% होता है 42,000। ओके, अब सुनो, आपने यहां लिखा कैश डिस्काउंट रिसीव, ये इनकम है। भाई इनकम है 42,000 की, आपने एक इनकम बुक कर ली। ठीक है, एरो बना के दिखा भी देता हूं। ये देखो 8,40 का 5% ये इस तरह निकाला है। ठीक है, अब कुछ और चीजें भी एक सेकंड में पीएल में गई होंगी, कुछ और चीजें भी एक सेकंड में पीएल में गई होंगी, जैसे कि स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट। स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट एक सेकंड में पीएल में जाती है, याद है? मेरे ख्याल से ये 40,000 थी। ओके, अब एक और चीज जो हर साल के पीएल में जाएगी, जो हर साल के पीएल में जाएगी, आंखें खोलो, और वो है मेंटेनेंस। बेटा मेंटेनेंस का 60,000 रुपए पे किए थे 3 सालों के लिए, मेंटेनेंस के 60,000 3 सालों के लिए पे किए थे, तो हर साल के पीएल में 20,000 चली जाएगी। हर साल के पीएनएल में मेंटेनेंस ठीक है, ऐसा ही है, हर साल के पीएनएल में मेंटेनेंस 20,000 चली जाएगी। चेक कर लो एक बार, क्वेश्चन को देख लेते हैं, और कोई चीज तो नहीं है, और कोई चीज ऐसी नहीं है। ठीक, चलो इन सबको ऐड कर लो, नेट कर लो इसको, 198 आएगा। ठीक है, ये 198,000 आ गया। देख लो बेटा एक नजर अच्छी तरह इसको देख लो, देख लो। अब ये देखो पीएनएल ईयर एंडेड 30 सितंबर x7। अब बहुत आसानी से बात समझ जाओगे। देखो अब अगले दोनों सालों के पीएल में बस दो दो चीजें जाएंगी, अगले दोनों सालों के पीएल में दो दो चीजें जाएंगी। एक तो हर साल की अपनी डेप्रिसिएशन, सुनो, एक तो हर साल का अपना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और एक 20,000 रुपए का मेंटेनेंस। एक 20,000 का मेंटेनेंस देख लो। ईयर 2 की डेप्रिसिएशन थी 2,70,000, ईयर 2 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस था 2,70,000, और हर साल की अपनी एक मेंटेनेंस कॉस्ट है बस, कितनी है? 20,000 की। टोटल आया यहाँ 290। ठीक है, और तीसरे साल का पीएनएल मैं बना नहीं रहा, आप लोग खुद बना लो, कोई मुश्किल नहीं है। तीसरे साल का अपना पीएनएल में दो चीजें आएंगी वंस अगेन।
एक तो उस साल की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, एक उस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और एक उस साल की मेंटेनेंस कॉस्ट, बस। तो 1,19,000 की गालिबन डेप्रिसिएशन है, देख लो 119,000 की डेप्रिसिएशन है और 20,000 की मेंटेनेंस कॉस्ट है, तो 139,000 का आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1,1920 139,000 का आंसर आ जाएगा। ठीक है, राइट। तो ये आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। उम्मीद है आप लोगों ने ये क्वेश्चन ट्राई भी किया होगा। देखो ट्राई करना था, अगर पास होने की शर्त रख रहे हो तो असाइनमेंट करने होंगे भाई, जो भी बोला जाए वो करना होगा। ठीक है, और एक और बात मैं फिर बोल देता हूँ, नहीं किया तो अब भी कर लो। आप लोगों को ईपीएस की बुक रीडिंग करनी है, ईपीएस की बुक रीडिंग डी हो चुकी है, कुछ बच्चों ने कर भी ली है, कुछ बच्चों ने करके मुझे रिप्लाई भी कर दिया है। तो जिसने नहीं की बेटा वो अभी तक कर ले, अभी कर ले। हाँ, ईपीएस की बुक रीडिंग आप लोगों पे डी हो गई है, बुक के अंदर बुक भेज दी है आप लोग सबको। कर लिया जी। डन है। एक रिप्लाई करें मुझे, अगर बातें समझ गए तो एक टेक्स्ट कर दें मुझे, चलें एक टेक्स्ट कर दें व्हाट्सएप पे। चलें अब आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही बेसिक एक नई चीज का आगाज करना है इसी IAS 16 के अंदर, लेकिन पहले मैं बहुत बुनियादी बातों से शुरू कर रहा हूं, ताकि कुछ लोगों को टाइम हो चुका है F2 पढ़े हुए भी, तो बिल्कुल इतना टाइम नहीं लगेगा, बस थोड़ा सा बेसिक से चलते हैं। ठीक है बेटा, याद करो आप लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, सिंपल इंटरेस्ट। अपनी लाइफ में कभी पढ़ा है सिंपल इंटरेस्ट? बचपन में ही पढ़ा हुआ है, इधर आपने यहाँ F2 वगैरह में भी पढ़ा हुआ है, सही है। तो सिंपल इंटरेस्ट में ये होता था कि अगर आज आप 1,000 रुपए इन्वेस्ट करो और आपको 10% का सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, तो फर्स्ट ईयर भी आपको 1,000 का 10% मिलेगा, 100। सेकेंड ईयर भी 1,000 का 10% वही 100। थर्ड ईयर भी 1,000 का 10% 100 मिलेगा। तो हर साल आपको वही 1,000 का 10% के हिसाब से 100 के हिसाब से मिलता रहेगा, सही। ओके, राइट। तो सिंपल इंटरेस्ट में हर साल का इंटरेस्ट भी फिक्स होता था और प्रिंसिपल का अमाउंट भी फिक्स रहता था, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता था। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका प्रिंसिपल अपग्रेड होता था। देखो ऐसे होता था कि आप 1,000 है और आई आपके पास 10% है ना, तो 1,000 का 10% पहले साल 100, फिर ये 1,000 100 में ऐड हो जाएगा, तो 1,100 रुपए बन जाएंगे। ठीक है, आपका प्रिंसिपल अपग्रेड हो गया। फिर 1,100 का 10% 110, फिर 1100 प्लस 110 होता है 1210, इसमें फिर 10% ऐड होगा तो ये हो जाएगा 121, तो 1210 प्लस 121। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करोगे, अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करोगे, तो अगर ईयर 0 पे आपने 1,000 रुपए लगाए, ईयर 0 पे अगर आपने 1,000 रुपए लगाए तो ईयर 3 के एंड पर आपको 1,331 मिल जाएंगे। ईयर 0 पे आपने 1,000 रुपए लगाए तो ईयर 3 के एंड पर आपको 1,331 मिल जाएगा, सही। ओके, ये बचपन में पढ़ा है आप लोगों ने, सबने पढ़ा हुआ है। अब जो आज आपने 1,000 रुपए लगाए इसको बोलते हैं प्रिंसिपल, जो डे 0 पे आपने 1,000 रुपए लगाए उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। और जो 3 साल बाद आपको मिलेगा उस फ्यूचर वैल्यू को बोलते हैं एस। 3 साल बाद जो आपको मिलेगा उसको बोलते हैं एस। ठीक है, ये पी होता है। तो बेटा एक फॉर्मूला आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया था, डायरेक्ट 3 साल आगे पहुंचना हो या 5 साल या 10 साल, तो बार बार इस तरह मैनुअली थोड़ी करेंगे, तो आप फिर एक फॉर्मूला अप्लाई करते हो। याद करो, ये फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है, एस इज इक्वल टू पी वन प्लस आई पावर एन। एस इज इक्वल टू पी वन प्लस आई पावर एन। चलो मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। मैंने यहां लिखा एस, पी कितना इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी 1,000,
ब्रैकेट ओपन 1 प्लस आई, इंटरेस्ट रेट कितना है 10%, आई इज 10%, 10% को हम बोलते हैं 0.1, ओके। और n इज द नंबर ऑफ इयर्स, नंबर ऑफ इयर्स कितने हैं 3 साल, n इज द नंबर ऑफ इयर्स, नंबर ऑफ इयर्स हैं 3 साल। चलो करो करो जी, आप करोगे तो ये एग्जैक्टली कहां बैठेगा, 1331 पे आके रुकेगा, 1331 पे आके रुकेगा, 1331। तो आपकी फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी 1331, 1331, ऐसा ही है, 1331 आपकी फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी, दैट्स इट, ओके। पक्की बात है, हाँ भाई बोलो। अब एक और चीज, इस सवाल में जो अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया, इसमें आपको P गिवन था, I गिवन था और N गिवन था, तो आपने S निकाल लिया। तो इसी तरह आप अगर बाकी चीजें गिवन हो तो P भी निकाल सकते हो। देखो इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा शफल कर लो, देखो P इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो अगर सिर्फ P निकालना हो तो यूं कर लेना, S डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई पावर n, सोच लो P इज इक्वल टू S डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई पावर n, याद है ये भी बचपन में पढ़ा हुआ है आपने। तो इस फॉर्मूले को डिफरेंट तरीके से आप यूज कर सकते हैं कि फ्यूचर वैल्यू गिवन हो तो प्रेजेंट वैल्यू भी निकाल सकते हो, फ्यूचर वैल्यू गिवन हो तो प्यारे बच्चों आप लोग प्रेजेंट वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो, फ्यूचर वैल्यू गिवन हो तो आप लोग प्रेजेंट वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो, ओके। हाँ, अब बात सुने, अब एक छोटी सी इलस्ट्रेशन बचपन की, ये भी बचपन की है। देखो बेटा ये ईयर 0 है, आज मेरे पास एक स्टूडेंट आया, ईयर 0 पे मेरे पास एक स्टूडेंट आया और उस बच्चे ने मुझे कहा कि सर आप मुझे 10,000 रुपए दे दें, देखिए मेरे से आउटफ्लो करवा रहा है, देखो मैंने नेगेटिव में लिखा है, ईयर 0 पे एक बच्चा मेरे पास आया और बोला सर मुझे 10,000 रुपए दे दें, कहा कि 2 साल बाद सर मैं आपको 12,000 वापस करूंगा। रिपीट, ईयर 0 पे एक बच्चा आया, उसने कहा सर मुझे 10,000 रुपए दे दें और मैं 2 साल बाद आपको 12,000 रुपए वापस करूंगा। सही, सही, देखते रहे अभी। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने अब मुझे डिसीजन लेना है कि मैं इस बच्चे के साथ इन्वेस्टमेंट करूं या ना करूं। ईयर 0 पे 10,000 दे रहा है और 2 साल बाद कितने देने पड़ेंगे, 12,000। तो पहली बात ये है कि ये ईयर 0 के 10,000 को ईयर 2 के 12,000 से कंपेयर नहीं कर सकते, अलग अलग डेट्स हैं। आज के पैसे को 2 साल बाद के पैसे से कंपेयर नहीं कर सकते हम, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से पैसे की वर्थ चेंज हो जाती है। फिर बोल रहा हूं, वो पैसे मांग रहा है ईयर 0 पे और रिटर्न दे रहा है 2 साल बाद, तो 2 साल बाद के पैसे को तो आज के पैसे से कंपेयर कर ही नहीं सकते। तो अब इस कंपैरिजन को लाइक विद लाइक बनाने के लिए बचपन में हम लोग क्या करते थे, वो जो मुझे 2 साल बाद 12,000 दे रहा है, सब देखो, वो जो मुझे 2 साल बाद 12,000 दे रहा है, मैं उस 2 साल बाद के 12,000 की आज निकालूंगा प्रेजेंट वैल्यू, उस 2 साल बाद के 12,000 की आज वर्थ निकालूंगा, कितनी वर्थ है। तो लेट्स से आई है 10%, सब देखो ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, P इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है S डिवाइड बाय 1 प्लस आई पावर n, देखते रहो। तो मैंने क्या लिखा, P इज इक्वल टू S कितना है 12,000, 2 साल बाद मुझे 12 मिलने के ना, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट कितना है बेटा 10%, जिसका मतलब होता है 0.1, और पावर n है तो n2 ले लेंगे, n कितना ले लेंगे 2 ले लेंगे। चलो तो अब आप इसको जरा सॉल्व करो, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 9917, ये आ रहा है 9917। अब देखो रियल पिक्चर सामने आई, इसका मतलब जो मुझे 12,000 दे रहा था ना, 2 साल बाद वो बंदा जो मुझे 12,000 दे रहा था, तवज्जो, 2 साल के बाद वो मुझे जो 12,000 दे रहा था, उस 12,000 की आज वैल्यू है 9917, यानी आज के दिन के टर्म्स के हिसाब से, आज की टर्म्स के हिसाब से वो मुझे 9, जबकि आज वो मुझसे मांग कितने रहा है, आज वो मुझसे मांग रहा है 10,000, आज वो मुझसे मांग रहा है 10,000, जबकि आज के दिन के हिसाब से मुझे वापस, तो दिस प्रोजेक्ट इज नॉट एक्सेप्टेबल। याद है नेट एनपीवी, एनपीवी नेगेटिव आ जाएगी, एनपीवी नेगेटिव आ जाएगी, एनपीवी नेगेटिव आ जाएगी। तो नेगेटिव एनपीवी में कभी भी डील एक्सेप्टेबल नहीं है, नेगेटिव एनपीवी में याद करो बचपन में पढ़ते थे डील एक्सेप्टेबल नहीं है, सही है। अब इस एग्जांपल के थ्रू मैंने असल में तुम्हें प्रेजेंट वैल्यू निकलवानी थी। अब देखो सब यहां देखो, आपने ये फॉर्म
प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए P इज इक्वल टू एस डिवाइड बाय 1 प्लस आई पावर एन। इस फॉर्मूले को देखो मैं एरो बना के लिख रहा हूं, यूं भी लिख सकता हूं, P इज इक्वल टू एस अलग कर दूं और मल्टीप्लाई बाय यूं कर दूं, देखो 1/1 प्लस आई पावर एन। मैथमेटिकली सोच लो, उसी फॉर्मूले को मैंने तोड़ दिया है। ये देखो, उसी फॉर्मूले को मैंने क्या तोड़ दिया, P इज इक्वल टू एस इंटू 1/1 प्लस आई पावर एन। अब जरा मैं इस चीज का सारे प्रॉपर नाम लिख के तुम्हें दिखाता हूं। इस P से क्या मुराद है, ये देखो मैं एरो बना रहा हूं नीचे, P से मुराद है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। ठीक है, एस से क्या मुराद है, ये देखो, ये देखो एस से मुराद क्या है, एस फ्यूचर कैश फ्लो खुद, वो फ्यूचर वाला कैश फ्लो खुद, मल्टीप्लाई बाय ये जो चीज नजर आ रही है, नजर आ रही है, इसको बोलते हैं डिस्काउंट फैक्टर। क्या बोलते हैं, डिस्काउंट फैक्टर। ये बचपन में आपने सारे नाम सुने हुए, डिस्काउंट फैक्टर। तो लो भाई, ये एक डब्बा तैयार हो गया, ये एक डब्बा तैयार हो गया। सही है क्या, प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो इज इक्वल टू फ्यूचर कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट फैक्टर इज इक्वल टू फ्यूचर कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट फैक्टर, फ्यूचर कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय फ्यूचर कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट फैक्टर। भाई ये मैं ऐसे ही रिवीजन की हद तक मैंने बता दिया, सब F2 में पढ़ाया जाता है, हम सब पढ़ाते हैं F2 में, F2 में पढ़ाया जाता है, और F9 में तो इसकी पीएचडी कराई जाती है। अगर कोई बच्चा F9 पढ़ रहा है तो उसको पता होगा वो इसकी पीएचडी कर चुका है सब। सही, तो अब सिंपल समरी बता दूं, देखो एक डायलॉग बोल के, आज के बाद कभी भी किसी फ्यूचर कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो, आज के बाद कभी भी किसी फ्यूचर कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो, तो उस फ्यूचर कैश फ्लो को लिखना मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट फैक्टर, खत्म। फ्यूचर कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट फैक्टर, ठक, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। फ्यूचर कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट फैक्टर, सही। और अगर कभी डिस्काउंट फैक्टर तैयार ना गिवन हो, वैसे F7 लेवल पे कई बार तैयार गिवन भी होता है, कई हमेशा गिवन होता है, तो फिर ये फॉर्मूला लगा लेना, ये वाला, ये फॉर्मूला लगा लेना। देखो, अगर डिस्काउंट फैक्टर रेडीमेड नहीं गिवन होगा तो इंटरेस्ट रेट और एन गिवन होगा, आई और एन, इंटरेस्ट रेट और नंबर ऑफ ईयर्स गिवन होंगे। ठीक है, राइट। तो इस तरह आपने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी, या तो ये डायरेक्ट ये डब्बा यूज कर लेना, वरना ऊपर वाला फॉर्मूला यूज कर लेना। ठीक है, पक्का। तो आज के बाद कभी भी किसी फ्यूचर कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो, तो दैट फ्यूचर कैश फ्लो इटसेल्फ मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट फैक्टर। अच्छा, एक दो वर्ड्स की तर्जुमा ही बता दूं, ये जो मैंने फ्यूचर के 12,000 की आज प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी, देखो इधर देखो, फ्यूचर के 12,000 की जब प्रेजेंट वैल्यू निकाली तो वो आई 9917, फ्यूचर के 12,000 की प्रेजेंट वैल्यू निकाली तो 9917, यानी कम आई ना, यानी डिस्काउंट हो गया ना। तो ये जो प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, इस अमल को बोलते हैं डिस्काउंटिंग। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के अमल को आपने बचपन में पढ़ा हुआ है, बोलते हैं डिस्काउंटिंग। प्रेजेंट वैल्यू निकालने वाले अमल को कहते हैं डिस्काउंटिंग। हाँ, ठीक। और ये जो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के बाद जो कैश फ्लो आता है, प्रेजेंट वैल्यू जो आती है ना, उसको बोलते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो। ये सारे नाम बचपन में पढ़ाए गए हैं। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के अमल को बोलते हैं डिस्काउंटिंग, और जो प्रेजेंट वैल्यू के बाद कैश फ्लो आता है, प्रेजेंट वैल्यू वाला कैश फ्लो, उसको कहते हैं बेटा डिस्काउंटेड कैश फ्लो, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, डिस्काउंटेड। ठीक है, अब अब जरा अटेंटिव रहिएगा। अब मैं कॉन्सेप्ट दूंगा, अब अटेंटिव रहिएगा। अच्छा जी, देखो बेटा, एक चीज है जिस पर जरा पहले मैं उसकी थोड़ी सी थीम बताता हूं। एक चीज है जिस पर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बहुत काम कर रहा है। एक चीज है जिस पर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बहुत काम कर रहा है, और वो है कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी यानी क्या मतलब, दो इदारे, उन दोनों के पास बिल्कुल एक जैसा ही एसेट है, एक ही रेट पे उन्होंने लिया है, एक ही जैसा एसेट एक ही रेट पे खरीदा है,
तो फिर वो दोनों की बुक्स में सेम अमाउंट पे नजर आना चाहिए, ताकि बुक्स कंपेरेबल हो, ताकि बुक्स एक ही एसेट है दोनों के पास, तो फिर वो एक ही वैल्यू पे नजर आना चाहिए ताकि बुक्स कंपेरेबल हो। इस पर जितना हो सकता है वो लोग मेहनत कर रहे हैं, इस तरह के स्टैंडर्ड बना रहे हैं कि जितना हो सकता है वो कंपेरेबिलिटी प्रमोट हो। ठीक है, तो अब मैं जो बात बताऊंगा उसके पीछे एक लॉजिक ये भी होगी, कंपेरेबिलिटी की भी लॉजिक होगी। सही है, ओके। अच्छा, एक और बात भी मैं आपको बता दूं, आपकी अभी तक की मेहनत जो आपने आज तक लाइफ में पढ़ा है, उसके हिसाब से आपको पता है इंटरेस्ट का नाम सुना है, जो बैंक के लोन का इंटरेस्ट होता है। तो इंटरेस्ट आपको पता है एक्सपेंस होता है, और इंटरेस्ट हमेशा एक पार्टी के लिए एक्सपेंस, दूसरी के लिए इनकम। जो लोन देने वाला है उसके लिए इंटरेस्ट इनकम है, जो लोन लेने वाला है उसके लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है। लोन देने वाले के लिए इंटरेस्ट इनकम है, और लोन लेने वाले के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है। ठीक है, चलो अब मैं एक किस्सा सुनाता हूं आपको, सुनिए, देखते रहे। यहां देखें बेटा, मैं बेचता था चेयर्स। मेरी तरफ देखें, अब जरा वीडियो में अच्छी तरह देखना होगा, इधर देखो। मैं बेचता था चेयर्स, मेरी तरफ वीडियो में देख लें। यहां देखें, मैं चेयर्स सेल करता था। क्या सेल करता था? चेयर्स सेल करता था। ठीक है, तवज्जो। तो एक चेयर में 1000 रुपए की बेचता था। एक चेयर कितने की बेचता था? 1000 रुपए की। ठीक है, आज एक बच्चा मुझसे चेयर खरीदने आया। आज एक बंदा मुझसे या बच्चा चेयर खरीदने आया, तो उसने मुझसे पूछा कितने की है? मैंने कहा 1000 रुपए की है। तो उसने चेयर उठाई, इधर देखें, चेयर उठाई और चुपचाप लेके जाने लगा। मैंने कहा भाई पैसे तो दे दो। मैंने कहा पैसे तो दे दो। तो उसने यूं दूर से आवाज लगाई, 1 साल बाद ले लेना। दूर से उस बच्चे ने आवाज लगाई, 1 साल बाद ले लेना। तो जैसे ही उसने बोला ना 1 साल बाद ले लेना, तो मैं भी मेमन, मैंने पीछे से आवाज लगाई, अब 1100 लूंगा। मैंने कहा बेटा 1 साल बाद दोगे तो 1100 रुपए देना। उसने कहा हाँ ठीक है। रिपीट, तवज्जो से फिर सुनो, फिर सुनो। मैं बेचा करता था चेयर्स। क्या बेचता था? चेयर्स। 1000 रुपए उसकी फेयर वैल्यू थी, 1000 रुपए की चेयर थी। ठीक है, एक दिन एक बच्चा खरीदना आया और बोला कितने की है? मैंने कहा 1000। तो उसने चेयर उठाई और चुपचाप जाने लगा, चुपचाप बगैर पैसे दिए। मैंने कहा भाई पैसे तो दे जा। तो उसने यूं पीछे घूम के बोला बोला 1 साल बाद ले लेना। कब ले लेना? 1 साल के बाद ले लेना, 1 साल बाद ले लेना। ओके, 1 साल बाद ले लेना। तो मैंने फौरन से आवाज लगाई कि 1 साल बाद दोगे तो 1100 रुपए देना। कितने देना? यानी अब मैं उस बच्चे से, इधर देखो, इधर देखो, 1 साल बाद लूंगा 1100, स्केच में देखो, अब 1100। वो बच्चा घर पहुंचा, अब्बा जान ने पूछा बेटा चेयर कितने की ली है? अब्बा जान ने पूछा बेटा चेयर कितने की पड़ी तुम्हें? चेयर कितने की पड़ी? सवाल ये कि वो बच्चा क्या जवाब देगा? वो बच्चा क्या जवाब देगा? 30 सेकंड के लिए सोचो, सिर्फ सोचो। करेक्ट आंसर बताऊं? एकदम रिएक्ट नहीं करना, सिर्फ पहले सुन लो, दलील दूंगा। उस बच्चे का सही जवाब होना चाहिए 1000 रुपए, क्योंकि चेयर मैंने उसको 1000 रुपए की बेची है। चेयर मैंने उसे 1000 रुपए की बेची है। वो जो 100 रुपए एक्स्ट्रा लिए हैं उसको लोन के लिए, क्योंकि मैंने उसको उधार पे बेची है ना। तो अब ये दो ट्रांजेक्शन हुई। देखें बेटा, दीज आर टू ट्रांजेक्शन। एक मैंने चेयर बेची, एक मैंने चेयर बेची और एक उसको मैंने लोन दिया। एक मैंने चेयर बेची और एक मैंने उसको लोन दिया। तो जो एक्स्ट्रा 100 रुपए लिए ना, वो लोन का सूद है, सूद, इंटरेस्ट है। और इंटरेस्ट हमेशा एक पार्टी के लिए एक्सपेंस होता है और दूसरी के लिए इनकम होती है। सही, तो उस बच्चे ने मुझसे लोन लिया ना, उस बच्चे ने मुझसे 1000 रुपए का लोन लिया है। हाँ, तो अब बताऊं, अब मैं उसकी बुक्स में एंट्रीज बना के तुम्हें बताता हूं। देखो ये सीखो अकाउंटिंग, उसकी बुक्स में मैं एंट्रीज बनाता हूं। अज्यूम करते हैं इंटरेस्ट रेट चल रहा है मुल्क में 10%। कितना चल रहा है? 10%। तभी तभी मैंने सोचकर उसको 1100 की आवाज लगाई। तभी मैंने सोचकर 1100 की आवाज लगाई, क्योंकि अगर वो अभी मुझसे कैश में लेता तो मैं 1000 रुपए में दे रहा था, और 1000 रुपए का 10% होता है 100 रुपए। तो मैंने 1000 रुपए में 100 रुपए में बुलाया और 1100 रुपए की आवाज लगा दी। सही, ठीक है। तो अब बताओ, एक मिनट, अब जरा अकाउंटिंग सुनो। बताओ इस 1100 की जो फ्यूचर कैश फ्लो, इसकी प्रेजेंट वैल्यू अगर आप निकालो, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो, मुझ पर एतबार कर लो वरना चाहो तो निकाल भी लो। फ्यूचर के 1100 की प्रेजेंट वैल्यू निकालो 10% पे, और 1 साल है, तो 1000 रुपए आएगी। कितनी आएगी? 1000। सही है। तो अब वो बच्चा सबसे पहले एंट्री क्या बनाएगा? उसको चेयर 1000 रुपए की पड़ी है, उसको चेयर 1000 की पड़ी है भाई, चेयर 1000 की है। चेयर में कोई चांद तारे थोड़ी लग गए लोन लेने से। तो वो बच्चा डे वन पे ही एंट्री बनाएगा। सब देखो, चेयर यानी नॉन करंट एसेट डेबिट 1000 रुपए, और बेटा उसने उधार पे लिए, इसका मतलब उसने लोन पे लिए ना, लोन। तो सामने लोन यानी लाइबिलिटी क्रेडिट 1000 रुपए।
चेयर डेबिट और लोन क्रेडिट, चेयर डेबिट और लोन क्रेडिट 1000, ये वो पहली एंट्री बना देगा, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू पे। अब जब पूरा 1 साल गुजर जाएगा, जब पूरा 1 साल गुजर जाएगा, इसका मतलब उसने मेरा लोन 1 साल यूज कर लिया ना, उसने वो लोन 1 साल यूज कर लिया। तो आपने बचपन से एक डायलॉग सुना है, एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर इनकर्ड, एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर इनकर्ड। हाँ, तो अब आप एक इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक कर लेना, क्योंकि लोन के एवज इंटरेस्ट होता है ना, तो 1000 का 10% होता है 100। तो अब देखो एक और एंट्री बनेगी, ये देखो, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 100 रुपए और लोन क्रेडिट 100 रुपए, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 100 रुपए और लोन क्रेडिट 100 रुपए। हाँ, अब बताओ, दिमाग से सोचो, इनिशियली 1000 रुपए का लोन बुक किया था, ईयर एंड पे 100 रुपए से बढ़ा दिया, 1000 और 100 रुपए कितने होते हैं, 1100, 1000 और 100 कितने होते हैं, 1100। और वाकई ईयर वन के एंड पे उस बच्चे ने मुझे 1100 पे करने थे ना, वाकई ईयर वन के एंड पे उस बच्चे ने मुझे कितने पे करने थे, 1100। तो ईयर वन के एंड पे आएगा, वो 1100 गिन के मुझे दे देगा। तो ईयर वन के एंड पे आखिरी एंट्री बन जाएगी, लोन डेबिट 1100 और कैश या बैंक क्रेडिट 1100। तो देखो बेटा, ये 3 एंट्रीज बनेंगी, ये 3 एंट्रीज बनेंगी, और बिल्कुल ये जायज एंट्रीज हैं, सही है, क्योंकि उस बच्चे ने मेरे साथ 2 ट्रांजेक्शन की, एक मुझसे चेयर खरीदी, चेयर 1000 रुपए की है, चेयर 1000 रुपए की है, सोचो, और एक उसने मुझसे लोन लिया। तो जो लोन है उसके बदले इंटरेस्ट है, लोन के बदले क्या है, इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट एक एक्सपेंस है, एक पार्टी के लिए एक्सपेंस और दूसरी के लिए इनकम। सही, ठीक है। अच्छा, एक और रुख भी इसका बताता हूं, अगर सुन सकते हो तो। अगर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ये इजाजत देता कि 1100 रुपए का एसेट बुक कर लो, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ये इजाजत देता कि 1100 का एसेट बुक कर लो, तो बुक्स की कंपेरेबिलिटी की ऐसी तैसी हो जाती। यानी जो इदारे, तवज्जो सुनो, जो इदारे कैश पे एसेट ले रहे होते उनके एसेट कम नजर आ रहे होते, और जो लोन पे ले रहे होते उनके एसेट ज्यादा नजर आ रहे होते। तो ये तो बुक्स कंपेरेबल ही नहीं होती, जबकि एसेट तो एक जैसा ही है, एक ही जैसा एसेट है बिल्कुल, तो बुक्स कंपेरेबल ही नहीं होती बेटा फिर। हाँ, सही। तो आराम से इस एग्जांपल को 2-3 मिनट बैठ के डाइजेस्ट करो, देखो। बेटा इसको 1 मिनट देख लें, एक स्टूडेंट को नमाज पढ़नी है 5 मिनट्स के लिए, मैं चुप हुआ इसलिए 5 मिनट्स के लिए, टाइम डिफरेंस की वजह से कहीं मगरिब की नमाज हो रही है किसी और मुल्क में, तो मैं 5 मिनट के लिए चुप हूँ, आप लोग इसको देख लो आराम से।
ओके जी बच्चों, देखो बेटा, अब इस एग्जाम्पल से एक चीज साबित हुई कि आज के बाद जब तक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ोगे, अभी ये डायलॉग बहुत गौर से सुनिए, आपके लिए आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के आखिरी सफर तक की बात है ये। आज के बाद जब तक भी आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ोगे तो हर वो ऑब्लिगेशन, हर वो लोन, हर वो लाइबिलिटी, हर वो ऑब्लिगेशन, हर वो पेएबल जो एक साल या उसके बाद पे करना हो, जो एक साल या उसके बाद पे करना हो, उसको हम प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। हर वो ऑब्लिगेशन, सुकून से सुन लो इसको, हर वो ऑब्लिगेशन या हर वो पेएबल जो एक साल या उसके बाद पे करना हो, उसको हम प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू पे, क्योंकि उसके अंदर इंटरेस्ट शामिल होता है। हर लेट पेमेंट के अंदर मार्केट में बात कर रहे हैं तो इंटरेस्ट शामिल होता है, तो हमें उसको प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करना होता है, डिस्काउंटिंग करनी होती है, डिस्काउंटिंग करनी होती है, प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है, क्योंकि हम अपनी बुक्स तो आज बना रहे हैं ना, हम अपने शेयर होल्डर के सामने बुक्स तो आज बना रहे हैं ना, तो आज की वैल्यू पे वो लाइबिलिटी रिकॉर्ड होगी, क्या आज उस लाइबिलिटी की क्या वैल्यू है, तो हम प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। इस सवाल में भी हमने ऐसा ही किया कि उस बच्चे ने मुझे ईयर 1 पे एक साल बाद 1100 देने थे, उस बच्चे ने एक साल के बाद मुझे 1100 देने थे, तो उस 1100 की प्रेजेंट वैल्यू कितनी थी, 1000, तो उसने अपना लोन, अपनी लाइबिलिटी 1000 रुपए बुक की। ठीक है, तो हर वो ऑब्लिगेशन जो एक साल या उसके बाद वाली है, उसकी हमेशा डिस्काउंटिंग करेंगे, उसकी हमेशा क्या करेंगे, डिस्काउंटिंग करेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का उसूल है, बुनियादी कभी नहीं भूलना। देखो मैंने नीचे लिख दिया है, समरी लिख दी है, रूल ऑफ थंब, ऑल लाइबिलिटीज, all liabilities which are payable, all liabilities which are more than 1 year, 1 year or more than, जो एक साल या उसके बाद तक पेएबल हो, वी नीड टू रिकॉर्ड सच लाइबिलिटीज एट प्रेजेंट वैल्यू, यानी हमें उसकी डिस्काउंटिंग करनी है, उसकी हमें डिस्काउंटिंग करनी होगी, डिस्काउंटिंग करनी होगी, डिस्काउंटिंग करनी होगी। ठीक है, राइट। अब एक दो चीजें और समझा रहा हूँ, कुछ चीजों के नाम। बेटा आपने 1100 की जब प्रेजेंट वैल्यू निकाली, उसको डिस्काउंट किया, डिस्काउंट करके उसकी वैल्यू कम हो गई ना, 1000 रुपए आई, 1100 की प्रेजेंट वैल्यू कितनी आई, 1000 रुपए आई, 1100 की प्रेजेंट वैल्यू कितनी आई, 1000 रुपए की। यानी आपने उसको यूं, इन अदर वर्ड्स, उसको वाइंड कर दिया, वाइंड यानी उसको समेट लिया, उसको समेट लिया। तो अब दोबारा असलियत में पे तो 1100 ही करने हैं ना भाई, आपने प्रेजेंट वैल्यू तो निकाल ली, लेकिन हकीकत में एक साल बाद 1100 ही देने हैं ना। तो अब ये जो दूसरी, ये इधर देखो स्क्रीन पे आओ, ये जो दूसरी इंटरेस्ट वाली एंट्री बनाई ना, इसको पूरी दुनिया में इसका मशहूर तरीन नाम क्या है, अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट। इस एंट्री का मशहूर तरीन, मशहूर बदनामा, मशहूर जमाना नाम है इसका, अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट। इस एंट्री का मशहूर जमाना नाम है अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट, यानी आप अनवाइंड कर रहे हो, दोबारा खोल रहे हो। भाई देखो, डिस्काउंटिंग का मतलब वाइंड करना, वाइंड का मतलब समेट लेना, तो अनवाइंड का मतलब दोबारा इसको खोल के उसी अमाउंट तक ले जा रहे हो। सही है, तो ये जो इंटरेस्ट की एंट्री हम बना रहे हैं, ये अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट की एंट्री कहलाती है। सही है, और एक डायलॉग और सुन लो, जिस रेट पे डिस्काउंटिंग करोगे, हमने 10% पे डिस्काउंटिंग की तो उसी रेट पे अनवाइंडिंग होती है, जिस रेट पे डिस्काउंटिंग होती है उसी रेट पे क्या होती है, अनवाइंडिंग होती है। अब ठीक है, तो बेटा आप सिंपल बात बोल दूं, आज के बाद आप कोई भी एसेट लोन पे लोगे, उधार पे लोगे, यानी कोई भी आपकी ऑब्लिगेशन जो एक साल या उसके बाद वाली होगी, उसको प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करना। ये सारी एंट्रीज मैंने बता दी है। ठीक है, अब एक सवाल मैं आपसे करा रहा हूं, एक्टिव हो जाए, बिल्कुल सही सोल्यूशन करके दीजिएगा, लेकिन उसमें 2 साल होंगे। ठीक है, तो ये देखें, आए देखें, आज फिर एक बंदे ने ईयर 0 पे एक चेयर खरीदी है, आज फिर एक बंदे ने ईयर 0 पे एक चेयर खरीदी है, और उसने मुझे बोला है मैं 2 साल बाद आपको 14,000 रुपए दूंगा। 2 साल बाद वो मुझे 14,000 पे करेगा, देख लो, 2 साल बाद वो मुझे 14,000 पे करेगा, और इंटरेस्ट रेट कितना है, 8%। इंटरेस्ट रेट है 8%। आपसे रिक्वेस्ट क्या क्या है, सुनो, आप पहले प्रेजेंट वैल्यू निकाल के ईयर 0 की पहली एंट्री बना के दो, फिर पहले साल की अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट और दूसरे साल की अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट करके एंड में कंप्लीट 14,000 तक लेके जाओ। चलो सारा काम करके दो मुझे, जल्दी स्टार्ट करो, जल्दी जल्दी स्टार्ट करो, स्टार्ट प्लीज, करें स्टार्ट।
करा बेटा? चलो मैं ट्राई करता हूं आप लोगों के सामने। प्रेजेंट वैल्यू क्या आई? प्रेजेंट वैल्यू होगी 14,000 डिवाइड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट कितना है 8% का मतलब 0.08 और 2 साल है तो पावर 2 करो। ये आ गई 12,002 रुपए। ये राउंड ऑफ करूं तो 12,003। प्रेजेंट वैल्यू आ गई 12,003। सही है। तो आपने इनिशियली एसेट एंट्री बना दी, कुछ भी एंट्री बना दें, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिख दें या नॉन करंट एसेट लिख दें एज यू विश। $12,003 और अल्लाह के बंदो आपका लोन क्रेडिट 12,003। ठीक है, ये आपकी पहली एंट्री बन गई इनिशियली। अब सुने, आपको पता है कि आपने डिस्काउंटिंग की है ना, तो जिस रेट पे डिस्काउंटिंग की है उसी रेट पे अनवाइंडिंग करें, उसी रेट पे। तो जरा आप देखो स्केच में, देखो पहले साल आउटस्टैंडिंग लोन था 12,003। पहले पूरा साल जो आउटस्टैंडिंग लोन कितना था 12,003। इसका आप 8% ले लो 0.08, ये आया 960। कितना आया? 960। तो पहले साल की अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट की एंट्री बनेगी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 960 और आप अपने लोन को बढ़ा दोगे, अनवाइंड कर रहे हो ना। चलो बढ़ाओ, प्लस 12963। आपका लोन अपग्रेड हो गया 12963। ठीक है। अब देखें सेकंड ईयर सामने वाली पार्टी के आपने 12963, सेकंड ईयर जो अब आपका लोन आउटस्टैंडिंग है 1, इसका ले लो फिर 8%, ये हो गया 1037। देखा, ये आया सेकंड ईयर का 1037। मेरे प्यारे बच्चों देख लो, 1037 से इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट। ठीक है। चलो अल्टीमेटली आपके पास ईयर टू के एंड पर 14,000 पे बात आके रुक गई। अल्टीमेटली ईयर टू के एंड पर 14,000 पर बात आकर रुक गई। सही। ठीक है भाई। सही बेटा, आप लोगों ने कर लिया तो जरा एक मैसेज करें। ये हो गया था आप लोगों से? चले, अब मेरी अर्ज सुने। अब ये असल में ये एक तमहीद थी, उस एक टॉपिक तक ले जाने के लिए ये सहारा ले रहा था मैं इतनी देर से, ड्रामेबाजी ये सब सहारा था। ठीक है। अब मैं असल टॉपिक पे आता हूं, जो मैंने एक लास्ट क्लास में एक लाइन मैंने छुड़वाई थी जानबूझ के, मैंने कहा था मैं उसको तफसील से समझाऊंगा। और वो लाइन थी जब मैं इनिशियल रिकग्निशन के वक्त कॉस्ट ऑफ द एसेट का पैकेट पढ़ा रहा था। इनिशियल रिकग्निशन के वक्त मैं कॉस्ट ऑफ द एसेट का पैकेट करा रहा था, इनिशियल रिकग्निशन के वक्त कॉस्ट ऑफ द एसेट का पैकेट पढ़ा रहा था उस वक्त, अगर आपको याद हो तो। ठीक है। तो वो मैं अब आपको समझाता हूं, सुने, इधर देखें। एक टॉपिक है जिसका नाम है कंपलसरी डिस्पोजल कॉस्ट, या इसको एक और नाम देते हैं डी कमीशनिंग लाइबिलिटी। कंपलसरी डिस्पोजल कॉस्ट या डी कमीशनिंग लाइबिलिटी, वो जो आपको इनिशियल रिकग्निशन पे कॉस्ट ऑफ द एसेट का पैकेट पढ़ाया था, उसमें एक लाइन मैंने छुड़वाई थी, अब बता रहा हूं। ठीक है। पूरी ध्यान से, पूरी तवज्जो से आप इस बात को सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे, ये गारंटी दे रहा हूं, लेकिन ध्यान पूरा चाहिए 100%। बेटा ईयर जीरो पे
मेरी कहानी सुने। ईयर 0 पे मैंने एक जगह के माइनिंग राइट्स खरीदे, माइनिंग राइट्स, माइनिंग यानी वहां मैं डिगिंग करूंगा और जमीन से मिनरल्स निकालूंगा, ठीक है। 10 साल के लिए मैंने ये राइट्स खरीदे, 10 सालों के लिए मैंने ये राइट्स खरीदे, ठीक है। अब सुनो, जब मैं उस माइन पे पहुंचा और मैंने कहा चलो काम शुरू करता हूं, तवज्जो सुनो, मैंने कहा काम शुरू करता हूं, तो जैसे ही मैंने डिगिंग स्टार्ट की ना, अभी करने ही वाला था कि गवर्नमेंट की एजेंसीज के लोग आए और गाड़ियां रुकी चारों तरफ और मुझे एक कागज का टुकड़ा दिया, बोला इस पे साइन करो। मैंने कहा इसमें क्या है? बोला पढ़ लो, पढ़ लो, और साइन करोगे नहीं तो ये काम नहीं शुरू करने देंगे, साइन करोगे नहीं तो काम नहीं शुरू करने देंगे। तो मैंने पढ़ा, तो उसमें लिखा हुआ था, देखो कान खोलो, कान खोलो, उसमें लिखा हुआ था कि जो भी इस जगह को खराब करेगा, माइनिंग से जगह खराब होती है ना, तोड़ फोड़ करोगे, खुदाई करोगे तो जगह खराब नहीं होगी। तो बोला जो भी इस जगह को खराब करेगा ना, तो वो 10 साल बाद जब जा रहा होगा तो वो इस जगह को सही भी करेगा। सही करने का मतलब लैंडस्केप करेगा, भराई करेगा, पूरे एरिया को सही करके जाना होगा एंड में, पूरे एरिया को एंड में जाना होगा, पूरे एरिया को एंड में सही करके जाना होगा। जो खराब करेगा वो सही करेगा, और उसको सही कराने का खर्चा होगा, समझ लो 50,000 10 साल बाद जब आप उसको सही कराओगे तो उसका अंदाजन खर्चा कितना होगा? $50,000, ठीक है। और क्या लिखा हुआ था उसमें कि जो इस जगह, जो खुदाई करके इस जगह को खराब करेगा वो सही करेगा, साइन करो चलो, जो खराब करेगा वो सही करेगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, मेरी पूरी स्टोरी सुनो, और जरा सोचो, मैं अगले सेकंड पे ही खुदाई शुरू करने वाला था, मैं अगले सेकंड पे ही डिगिंग स्टार्ट करने वाला, तो इसका मतलब मैं अगले सेकंड पर ही पूरा एरिया खराब करने वाला था। फिर बोल रहा हूं, क्या लिखा था उस पर्चे में? जो खराब करेगा वो सही करेगा, जो खराब करेगा वो सही करेगा, और मैं अगले सेकंड में ही उस जगह को खराब करने वाला हूं पूरी डिगिंग करके। तो इसका मतलब अगले सेकंड में अभी से ही ऑब्लिगेटिंग इवेंट अराइज हो जाएगा, ऑब्लिगेटिंग इवेंट अराइज हो जाएगा, सोचो। तो जब डे 1 पे ऑब्लिगेटिंग इवेंट अराइज हो जाएगा तो डे 1 से लायबिलिटी बुक करना फर्ज हो गई। जब डे 1 से ही ऑब्लिगेटिंग इवेंट अराइज हो जाएगा तो डे 1 से ही लायबिलिटी बुक करना जरूरी हो गई। तो मैं फौरन से यहाँ एक एंट्री बनाऊंगा, इधर देखो, मैं यहाँ एंट्री बनाऊंगा लायबिलिटी क्रेडिट, लायबिलिटी क्रेडिट, हाँ पक्का। बच्चे ने कहा उस्ताद, उस्ताद तुमने आधी एंट्री बनाई है, उस्ताद तुमने आधी एंट्री बनाई, पूरी तो बना के जाओ, पूरी तो बना के जाओ। मैंने कहा बना रहा हूँ, ठहरो ठहरो, बना रहा हूँ। लायबिलिटी तो क्रेडिट हो रही, क्यों? क्योंकि ऑब्लिगेटिंग इवेंट डे 1 से अराइज हो गया है। लायबिलिटी इस वजह से क्रेडिट हो रही है क्योंकि ऑब्लिगेटिंग इवेंट डे 1 से अराइज हो गया है जनाब। हाँ जी सर, सामने डेबिट क्या होगा बताता हूँ। बेटा आपको आईएएस 16 का, सुकून से सुनो, आईएएस 16 का वो इनिशियल क्राइटेरिया याद है? आईएएस 16 का वो इनिशियल रिकग्निशन का क्राइटेरिया याद है कि हर वो खर्चा कि जिसके बगैर एसेट तक पहुंचना नामुमकिन हो, या हर वो खर्चा जिसके बगैर एसेट का स्टार्ट होना नामुमकिन हो, सब कैपिटलाइज होता था। तो अगर मैं इस पर्चे पे साइन ही नहीं करता, अगर मैं इस पर्चे पे साइन ही नहीं करता तो वो लोग मुझे काम नहीं करने देते, मैं काम स्टार्ट नहीं कर सकता था। तो इसका मतलब ये भी वो कॉस्ट है जो कैपिटलाइज होगी, ये भी वो कॉस्ट है जो कैपिटलाइज होगी। तो मैं सामने अपना एसेट बुक करूंगा, देखो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट, सही है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट और लायबिलिटी क्रेडिट, सही। ये एंट्री है कंपलसरी डिस्पोजल कॉस्ट की, ये एंट्री है कंपलसरी डिस्पोजल कॉस्ट की, इसको डी कमीशनिंग लायबिलिटी बोलते हैं, इसको डी कमीशनिंग लायबिलिटी बोलते हैं, और इसको कंपलसरी डिस्पोजल कॉस्ट भी बोलते हैं, कंपलसरी, इसको कंपलसरी डिस्पोजल कॉस्ट भी बोलते हैं और डी कमीशनिंग लायबिलिटी बोलते हैं, सही है। अब जरा इस एंट्री को पेट भर के देख लो, याद है कॉस्ट ऑफ द एसेट का पैकेट, उसमें एक चीज ऐड हो रही थी कंपलसरी डिस्पोजल कॉस्ट, याद है कॉस्ट ऑफ द एसेट का पैकेट जिसमें एक चीज ऐड हो रही थी कंपलसरी डिस्पोजल कॉस्ट। तो इस एंट्री को भी देख लो, उसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट हो रहा है, यानी कि देखा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट बढ़ रही है, इस एंट्री में भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट हो रहा है। अब आखिरी सवाल, बच्चे ने कहा ये एंट्री किस अमाउंट की बनेगी, ये एंट्री किस अमाउंट की बनेगी? बच्चे ने कहा उस्ताद ये तो बता दो। तो मैंने कहा मैं तुम्हें ऊपर बता चुका हूँ, इतनी जो ड्रामेबाजी हुई उसमें बता चुका हूँ कि ये ऑब्लिगेशन 10 साल बाद पे करनी है ना, ये ऑब्लिगेशन 10 साल बाद पे करनी है ना। तो मैंने क्या सिखाया था, हर वो ऑब्लिगेशन, सुनो बेटा, हर वो ऑब्लिगेशन जो 1 साल या उसके बाद की उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के बुक करते हैं, हर वो ऑब्लिगेशन जो 1 साल या उसके बाद की उसकी क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू यानी डिस्काउंटिंग करते हैं। तो आपको इस फ्यूचर की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी। अज्यूम करते हैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू आई 30,000 रुपए, अज्यूम करते हैं इसकी आई प्रेजेंट वैल्यू 30,000 रुपए। तो डे 1 पे हजरात जो आप एंट्री बनाएंगे ना, वो 30,000 रुपए की एंट्री होगी। वो कितने की होगी?
30,000 रुपए की एंट्री होगी, ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट और लाइबिलिटी क्रेडिट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट और लाइबिलिटी क्रेडिट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट और लाइबिलिटी क्रेडिट, सही है। हाँ, अब अगर आप लोगों ने ऊपर वाली बातें सही तरह समझी थी जो ऊपर पढ़ाई थी, तो अब मैं आपको ये बात हूं, ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट तो कॉस्ट ऑफ द एसेट में चले गया, प्लांट एंड इक्विपमेंट वाला हिस्सा तो कॉस्ट ऑफ द एसेट में चले गया, और जो चीज कॉस्ट ऑफ द एसेट में चली गई वो डेप्रिशिएट होगी। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाला हिस्सा तो आपने वो कल पैकेट भी बनाया तो था, ये उसमें चले गया, तो जो चीज कॉस्ट ऑफ द एसेट के पैकेट में चली गई वो तो डेप्रिशिएट होगी, तो ये पीपी वाला हिस्सा डेप्रिशिएट होगा। और ये लाइबिलिटी वाला एलिमेंट नजर आ रहा है, ये लाइबिलिटी कैलकुलेट हुई है, आवाज सुने, लाइबिलिटी कैलकुलेट हुई है थ्रू डिस्काउंटिंग, प्रेजेंट वैल्यू के थ्रू। तो आपने ऊपर ही पढ़ा था, जिस रेट पे डिस्काउंटिंग होती है उसी रेट पे फिर अनवाइंडिंग होगी। तो अगले 10 साल तक, अगले 10 सालों तक अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट की एंट्री बनेगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और लाइबिलिटी क्रेडिट, और वो आहिस्ता आहिस्ता बन बन के एंड में ये 50,000 तक लाइबिलिटी पहुंच जाएगी, एंड में ये लाइबिलिटी 50,000 तक पहुंच जाएगी। ओके, मैं अब खामोश हूं एक आध मिनट, देख लें इसको। चलो, अब ये देखें जो मैंने पढ़ाया है ना, देखो ये सब मैंने यहाँ लिख दिया है, आप एक बार पढ़ें इसको, ये सारा पढ़ें जो मैंने अभी बोला है, ये सब इस पे मैंने यहाँ लिख दिया है। पढ़ लें इसको। अब चलें, अब दो सवालात मैंने लिखे हुए हैं, एक मैं कराता हूं, एक आप लोग फिर मुझे करके देंगे, अभी 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 नकद करके देंगे, सही है। चलो, ये देखें, पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, कंपनी बॉट, इस तरह के सवाल पास्ट पेपर में आते हैं, ये आपको बिल्कुल अच्छी तरह आने चाहिए, क्योंकि ये आगे फाइनल अकाउंट में भी आएगा, प्लीज। कंपनी बॉट अ प्लेटफॉर्म फॉर 40 million, कंपनी बॉट अ प्लेटफॉर्म फॉर 40 million dollars, कंडीशंस विद प्लेटफॉर्म, कंडीशंस क्या है, कंपनी नीड्स टू डीकमीशन इट, भाई ये प्लेटफॉर्म खरीदा है 40 मिलियन का सबसे पहले, तो ये पैसे देके खरीदा है, पैसे देके प्लेटफॉर्म खरीदा है, देखो, तो मैं आपके सामने एंट्रीज भी बनाते जाता हूं, चलो, ये देखो, तो सबसे पहले मैंने कैश देके प्लेटफॉर्म खरीदा, तो एंट्री देखो, प्लेटफॉर्म डेबिट, पैसे देके खरीदा है 40, मैं मिलियन में ही खेल रहा हूँ, ये पूरा सवाल मिलियन में ही चलाओ, 40 मिलियन, और बैंक, ठीक है, प्लेटफॉर्म डेबिट और बैंक क्रेडिट, प्लेटफॉर्म डेबिट और बैंक क्रेडिट, ऐसा ही है। अब देखो, मेरे से गवर्नमेंट ने उसी वक्त साइन करवाया, क्या कंडीशन, ये पढ़े देखें, चलो पढ़ो, कंडीशन विद प्लेटफॉर्म, कंपनी नीड्स टू डीकमीशन इट आफ्टर 10 years, 10 साल के लिए राइट्स लिए, 10 साल के लिए मिला है, विच विल कॉस्ट 12 मिलियन, देखो भाई 10 मुझे साइन कराया कि जो भी इस जगह को खराब करेगा वो एंड में इसको सही करा के जाएगा, ठीक है, 10 साल बाद, तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 साल बाद मेरे 12 मिलियन लगेंगे, 10 साल बाद मेरे 12 मिलियन लगेंगे, तो ये कंपलसरी डिस्पोजल कॉस्ट हो गई, और लिखा हुआ है जो खराब करेगा वो सही करेगा, और मैं अभी से वो काम शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, राइट। तो अब ऐसी सूरत हाल में मुझे डे 1 से वो लाइबिलिटी बुक करनी है, लेकिन ये 12 मिलियन 10 साल बाद लगने के हैं बेटा, ये 12 मिलियन 10 साल के बाद लगने के हैं, तो आज इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूं यूजिंग इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%, यूजिंग इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%, आइए प्रेजेंट वैल्यू निकाल के दिखाता हूं,
12 मिलियन डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट कितना है 10%। बेटा 10% को बोलते हैं 0.1 और मैं लिख रहा हूं 10 ईयर्स। चलो कोई मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकाल के भेजे, कोई मुझे इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के दे जल्दी। नाइन पॉइंट नाइन टू, नहीं ये क्या 4.63। भाई दो दो प्रेजेंट वैल्यू क्यों आ रही है, क्या करके दो एक बार भाई। 4.63 आ रही है, 4.63, हाँ सही है 4.63 आ रही है, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू आ रही है 4.63, ठीक है। देखो इधर मैं लिख रहा हूं, यूं एक छोटा सा एरो बना देता हूं। प्रेजेंट वैल्यू आ गई 4.63, तो इसकी एंट्री बन जाएगी, ये देखो आपको अभी पढ़ाई थी एंट्री क्या एसेट में जाएगा, ये कंपलसरी डिस्पोजल कॉस्ट कैपिटलाइज होती है, याद है ना, क्योंकि इसके बगैर काम शुरू नहीं कर सकते आप। तो इस एसेट का नाम हमने रखा है प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म डेबिट 4.63, और लाइबिलिटी, लाइबिलिटी लिख दो या लोन लिख दो जो तुम्हें पसंद है, 4.63, ठीक है। तो ये एंट्री बन गई इनिशियल, ये इनिशियल एंट्री बन गई और आपने लोन बुक कर लिया। अब ये देख लें, मैं खामोश हूं, आप देखें यहाँ अच्छी तरह देख लें, पहली दो एंट्रीज बना दी हैं। अब सुनिए यहाँ और से सुनना बेटा, अब मुझे दो काम करने हैं, मैं करके दिखाता हूँ। मुझे रिक्वायरमेंट पढ़ो, पीएनएल एंड एसओएफपी एक्सट्रैक्ट ऑफ ईयर वन, बस सिर्फ ईयर वन के लिए काम करना है, ईयर वन। तो अब देखिए मैंने यहाँ लिखा ईयर वन, ये देखो पहले साल का एंड बना रहा हूँ आपके सामने। पहले साल मैंने डे जीरो पे एक लाइबिलिटी बुक की थी 4.63 की, डे जीरो पे एक लोन यानी लाइबिलिटी बुक की थी 4.63 की। तो आप सबको पता है, डायलॉग सुनो, बहुत मशहूर डायलॉग है, जिस रेट पे डिस्काउंटिंग हुई है उसी रेट पे अनवाइंडिंग होगी, एक साल की अनवाइंडिंग एंट्री बनेगी। तो 4.63 का 10%, बेटा पहले साल सामने वाली पार्टी का जो आउटस्टैंडिंग लोन था, पहले साल मुझ पर जो आउटस्टैंडिंग लोन था वो 4.63 था, जरा 4.63 का 10% लेना तो 0.463 आएगा। तो ये पहले साल एक एंट्री बनेगी, सब देख लो, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 0.463 और लाइबिलिटी क्रेडिट 0.463, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 0.463 और लाइबिलिटी क्रेडिट 0.463 यही है। अब बताओ आपकी लाइबिलिटी ईयर जीरो पे कितनी थी, चेक करो 4.63, और ये कितने से बढ़ गई अनवाइंड होने के बाद 0.463, दोनों को ऐड करते हैं, चलो कितनी हो गई अब देखते हैं। 4.63 इनिशियल थी प्लस 0.463, ये हो गई 5.093। बेटा ईयर एंड पर आपकी लाइबिलिटी कितनी हो गई है, 5.093, ये लाइबिलिटी हो गई है। चलो मेरा आपसे एक सवाल है, मेरे सवाल सुनो, बताओ ईयर वन के एंड पे ये जो लाइबिलिटी है, ईयर वन के एंड पर जो ये लाइबिलिटी है, ईयर वन के एंड पर ये जो लाइबिलिटी है, ये करंट है या नॉन करंट है? ईयर वन के एंड पर ये जो लाइबिलिटी है करंट है या नॉन करंट है? जवाब दूं, ये नॉन करंट लाइबिलिटी है, ये नॉन करंट लाइबिलिटी है लॉन्ग टर्म। क्यों? आपको जो कंपलसरी डिस्पोजल कॉस्ट लगानी है वो 10 साल बाद लगानी है, 10 साल बाद, अभी तो ईयर वन पे खड़े हो, अभी आप ईयर वन पे खड़े हो तो 9 साल बाद लगाएंगे ना, अभी भी 9 साल है। तो हर वो ऑब्लिगेशन जो एक साल या उसके बाद वाली होती है वो नॉन करंट होती है, हर वो ऑब्लिगेशन जो एक साल या उसके बाद वाली होती है वो क्या होती है, नॉन करंट होती है, वो नॉन करंट होती है। सही। अब इतना काम कर लिया, देख लो फिर मैं एक 30 सेकंड खामोश हूं, आराम से देख लो इसको। अब जरा एक बात सुनो, एंट्रीज में देखो
आपने लाइबिलिटी की तो अनवाइंडिंग निकाल लिया। अब एक चीज है, एसेट भी तो डेप्रिशिएट होगा। 10 साल की जिंदगी है, बस 10 साल का पूरा पूरा आपने राइट्स लिए। तो बताओ एसेट आपका कितने का बुक हुआ है? देखो एक 40 की आपने इनिशियल ये एंट्री बनाई थी, ये देखो प्लेटफॉर्म डेबिट, और एक बार यहाँ ये देखें, एक बार प्लेटफॉर्म 40 से डेबिट हुआ बैंक के साथ, और एक बार ये कंपलसरी डिस्पोजल कॉस्ट। तो अगर आप कॉस्ट ऑफ द एसेट का पैकेट भी सोचो तो याद है, इनिशियल कॉस्ट में कंपलसरी डिस्पोजल कॉस्ट ऐड हो जाती थी। तो 40 और 4.63 एंट्रीज देखो, एंट्रीज प्लेटफॉर्म 2 बार डेबिट हो रहा है, प्लेटफॉर्म 2 बार डेबिट हो रहा है, तो 44.63 का एसेट हो जाएगा, 44.63 का एसेट हो जाएगा। और देख लो, ये देखो लाइफ देखो कितनी है, 10 साल लाइफ है, ये रही 10 साल। तो बेटा जब कोई मेथड ना लिखा हो तो स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, आपको याद है स्ट्रेट लाइन होता है। तो आप डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे? देखो आपको अगर डेप्रिसिएशन निकालनी है इस प्लेटफॉर्म की, तो ये किस तरह निकलेगी, 4.463 नहीं सॉरी 44 आपका टोटल 44.63 का एसेट है, डिवाइड बाय 10 इयर्स, ये हो जाएगा 4.463 पर एनम। ये डेप्रिसिएशन आ गई। ये डेप्रिसिएशन बेटा आपकी इनकम स्टेटमेंट में चली जाएगी, ये डेप्रिसिएशन आपकी इनकम स्टेटमेंट में चली जाएगी, इनकम स्टेटमेंट में चली जाएगी। ये डेप्रिसिएशन बड़े आराम से इनकम स्टेटमेंट में चली जाएगी। बच्चे ने कहा आप काइंडली बता दें, सवाल एंड होने वाला है, ये बता दें कि इनकम स्टेटमेंट में इस साल क्या क्या जाएगा। इनकम स्टेटमेंट में इस साल क्या क्या जाएगा? पहले साल, इस साल क्या, हर साल एक ही चीज जाएगी, सुन लो। हर साल का इंटरेस्ट एक्सपेंस जाएगा जिसको आप अनवाइंडिंग बोलते हो, हर साल का इंटरेस्ट एक्सपेंस जाएगा जिसको आप अनवाइंडिंग बोलते हो, और हर साल की डेप्रिसिएशन जाएगी। हर साल का इंटरेस्ट एक्सपेंस जाएगा और हर साल की डेप्रिसिएशन जाएगी, सही है? ओके, तो देखो आपने ईयर 1 का पीएनएल एक्सट्रैक्ट बनाए, देखो मैं यहां बना रहा हूं, देखो ये देखें, पीएनएल ईयर 1, ये देखें, एक तो पीएनएल में जाएगा आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस विच इज कितना है 4.463, और दूसरा जाएगा इंटरेस्ट एक्सपेंस जो कि अल्लाह खुश रखे है 0.463। दोनों को एडअप करो, ये आंसर आ जाएगा। फोर पॉइंट 4.926, ठीक है बेटा, ये पीएनएल का आंसर आ गया। अब एग्जामिनर ने एक और चीज पूछी है कि एसओएफपी में क्या जाएगा भाई, एसओएफपी में क्या क्या जाएगा बताओ। एसओएफपी में क्या जाएगा, मैं यहां लिख देता हूं, एसओएफपी एज एट ईयर 1। तो एसओएफपी में एक तो आपका नॉन करंट एसेट जाएगा, प्लेटफॉर्म के नाम से नॉन करंट एसेट जाएगा। एसओएफपी में एक तो आपका नॉन करंट एसेट जाएगा, बताओ नॉन करंट एसेट कितना जाएगा, सिर्फ सोचो सब मिलके। इनिशियली इनिशियल रिकग्निशन पे डे 0 पे आपने प्लेटफॉर्म 2 बार डेबिट किया, देख लो इनिशियली बेटा, इनिशियल रिकग्निशन के वक्त आपने प्लेटफॉर्म को 2 बार डेबिट किया, एक बार 40 से, एक बार 4.63 से। तो आपका एसेट इनिशियली कितने का था, ये देखो 44.63 का था। आपका एसेट इनिशियली 44.63 का था, जिसमें से एक साल में आपने कितना डेप्रिशिएट किया 4.463, जिसमें से एक साल में आपने डेप्रिशिएट किया 4.463। तो कोई मुझे इसकी एनबीवी बता सकता है, कोई मुझे इसकी एनबीवी बता सकता है भाई, एनबीवी बोलो। 44.63 माइनस 4.463, 40.167, ये एनबीवी आ गई, 40.167 की एनबीवी आ गई, सही है। और एक और चीज है, ये तो नॉन करंट एसेट है, एक और चीज है नॉन करंट लायबिलिटी बैलेंस शीट में जाएगी, नॉन करंट लायबिलिटी भी बैलेंस शीट में जाएगी, सही। यहां लिखा डीकमीशनिंग, डीकमीशनिंग लायबिलिटी, डीकमीशनिंग लायबिलिटी देख लो ईयर 1 पे कितनी हो गई थी, यहां देखें, ये देखें ईयर 1 के पे आपकी लायबिलिटी अनवाइंडिंग के बाद हो गई थी 5.093, खत्म, दी एंड। ये दोनों एक्सट्रैक्ट पास्ट पेपर में बनाने आए हैं, इस तरह के सवाल आ चुके हैं, यह आपका पहला सवाल हो चुका है, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो चुका है, देख लें क्वेश्चन भी सामने आंसर भी सामने, देख लें।
ठीक है जी। बात समझ गए? बताएं, एक मैसेज करें। बात समझ गए तो मैसेज करें। मैं एक शॉर्ट समरी दे रहा हूँ फिर से, जो मैंने बताया ना, एक समरी देता हूँ कि हमने एक प्लेटफॉर्म खरीदा था पैसे देके, तो प्लेटफॉर्म इज अ नॉन करंट एसेट, तो हमने इनिशियली प्लेटफॉर्म को देखो डेबिट करके बैंक क्रेडिट कर दी। फिर उसमें लिखा हुआ था कंडीशन थी, कंडीशन का मतलब फर्ज ये काम करना है गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ने हमसे साइन कराया कि जब आप 10 साल बाद इसे छोड़ के जाओगे तो आपको कुछ कंपलसरी डिस्पोजल कॉस्ट सही करा के जाना पड़ेगा जो आप डिगिंग वगैरह करोगे। तो अब आपने साइन कर दिया तो डे वन से आपका ऑब्लिगेटिंग इवेंट अराइज हो गया, क्योंकि लिखा हुआ था जो खराब करेगा वो सही करेगा, और आपने खराब करना तो शुरू कर दिया, अभी से खराब कर दिया। तो अब आपने उसकी अभी से पहले से उसकी लायबिलिटी बुक करनी होगी। ठीक है, तो अब जो फ्यूचर का कैश फ्लो है, जो हर वो लायबिलिटी जो 1 साल या उसके बाद वाली होती है, आप उसकी डिस्काउंटिंग करते हो, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो। सही है, तो 12 मिलियन की जब आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाली यूजिंग 10% जो कि क्वेश्चन में गिवन था, तो वो आई 4.63, और उसकी फिर आपने ये कंपलसरी डिस्पोजल कॉस्ट की एंट्री बना दी। ठीक है, अब उसके बाद आपने दो काम किए, जो लायबिलिटी आपने डिस्काउंटिंग के थ्रू कैलकुलेट की थी उसकी 1 साल की अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट की, जो कि इंटरेस्ट वाली एंट्री थी ये, और एसेट को आपने डेप्रिशिएट किया। तो एसेट इनिशियली आपका 44.6, देखो एक ये एंट्री और एक ये एंट्री, तो 40 प्लस 4.63, 44.63 का एसेट बुक हुआ था, उसको आपने यहां पर ये देखो डेप्रिशिएट कर दिया। ठीक है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में पीएनएल में चली गई, और ईयर एंड पर एसेट एसेट डेप्रिशिएट हो रहा है ना, तो आपने आईए 16 में पढ़ा है, बचपन में भी पढ़ा है कि डेप्रिशिएट होने के बाद नेट बुक वैल्यू रिमेनिंग जो है वो एसेट की बैलेंस शीट में चली जाती है। दो चीजें आप बैलेंस शीट में ले गए। अब एक सवाल मैं आप लोगों से करवा रहा हूं, सही करके देना मुझे। देखो मैंने पूरा क्वेश्चन खुद सॉल्व किया है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा जो आप लोगों ने करके देना है। ये लो करो, ये लो। कंपनी बॉट अ लाइसेंस फॉर 20 मिलियन। ठीक है, अभी 20 मिलियन पैसे देके लाइसेंस लिया, और ये देखो कंपनी नीड टू स्पेंड, ये आ गया, ये लाइसेंस की कंडीशन है एट द एंड ऑफ ईयर 6 का मतलब इस बार लाइफ 6 साल है। लाइफ कितनी है? और कंपलसरी डिस्पोजल कॉस्ट लग रही है 8 मिलियन। इंटरेस्ट रेट देखो कितना है, 7%। इंटरेस्ट रेट है 7%। ठीक है, चलो रिक्वायरमेंट ये रही, पीएनएल एंड एस। करो, करो भाई स्टार्ट।
करके दे बेटा ये। चलो जी, कुछ बच्चों ने कर भी लिए, मुझे भेज भी दिए। मैं 1 मिनट जरा आपके सामने इसका रिकैप कर देता हूँ। देखो जी, सबसे पहले लाइसेंस खरीदा। देखें, तो आप इनिशियली एंट्री बना दोगे, लाइसेंस को कैपिटलाइज कर लोगे लाइसेंस के नाम से ही 20 मिलियन, और बैंक क्रेडिट 20 मिलियन, राइट? ओके। अब एक कंपलसरी डिस्पोजल कॉस्ट लग रही है 8 मिलियन की 6th ईयर के एंड पे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेना। 8 मिलियन डिवाइड बाय इंटरेस्ट रेट कितना है 7%, 1 + 0.07 पावर, इस बार 6 है, तो ये 5.33 आ रहा है एक बच्चे का। आप लोग अभी यही आ रहा है 5.33। अब ये आ गई प्रेजेंट वैल्यू, यहां लिख देता हूं 5.33। ठीक है जी। अब देखें, इसकी एंट्री क्या बनेगी, कंपलसरी डिस्पोजल कॉस्ट भी कैपिटलाइज होती है, तो वही एसेट डेबिट कर दें लाइसेंस के नाम से, और सामने लायबिलिटी क्रेडिट कर दें कंपलसरी डिस्पोजल कॉस्ट की। सही? हाँ। अब अगली चीज की, ये एंट्री बन गई, ये एंट्री बन गई। अब सुनो, लायबिलिटी को आप अनवाइंड करेंगे, जिस रेट पे डिस्काउंटिंग हुई उस रेट पे, तो 5.33 सारा साल यूज हुआ है, तो 5.33 का 7% यूज कर लो। 5.33 का 7% है 0.4264, यही है 0.4264। तो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना आएगा ये देखो, और लायबिलिटी क्रेडिट 0.4264। ओके बेटा, चलो ऐड करो इसे। 5.75, 5.76 कर देता हूं। ईयर एंड की लायबिलिटी हो गई है 5.76। सही है जी, यही आ रहा है, बोलो। सबके आंसर ये आ रहे हैं 5.76? नहीं, कुछ बच्चों के आंसर जरा डिफरेंट आ रहे हैं, 5.703 आ रहे हैं। एक मिनट मैं फिर चेक करता हूं, एक मिनट मैं चेक करता हूं यार, मैं किसी बच्चे का, एक मिनट यार। पॉइंट, ये अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट गलत है मेरा, ये मैंने गलत, किसी बच्चे के सोल्यूशन को मैं देख रहा था कि उसने सही किया होगा, लेकिन उसने गलत किया है। 7% जब 5.33 का निकालते हैं तो वो आता है 0.373,
ये आएगा बेटा माजरता, ठीक है, ओके। अब अपडेट करो 5 पॉइंट, ये रहा, ये है सही, ठीक है। ईयर एंड पे लाइबिलिटी आ जाएगी 5.703, ये सही आंसर्स है, ठीक है। अब चलो एक और चीज है, डेप्रिसिएशन भी हमें निकाल लेते हैं। चलो कितनी बार लाइसेंस डेबिट हुआ है? 2 बार हुआ है, एक बार 20 मिलियन से और एक बार 5.3 से। तो 20 प्लस 5.33 होता है 25.33, ठीक है, डिवाइडेड बाय लाइफ है 6 साल, 4.22, ये पर एनम डेप्रिसिएशन आ गई, सही है, ओके। अब पीएनएल में क्या क्या जाएगा देख लो। पीएनएल अगर मैं ईयर 1 का बनाऊं तो उसमें जाएगा, एक तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चला जाएगा 4.22 का, और एक इंटरेस्ट एक्सपेंस चला जाएगा 0.373 का, ठीक है जी। आप इन दोनों को ऐड कर लें, 4.595, ठीक है। और अगर प्यारे बच्चों आप लोग एसओएफपी बनाते हैं तो एसओएफपी एट ईयर 1, उसमें लाइसेंस टोटल इनिशियली कितना था? 25.33 का था, माइनस 4.22 लेस कर दें, 21.11, ठीक है। अब बताएं नेक्स्ट, उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी, डीकमीशनिंग लायबिलिटी की नॉन करंट कितनी आ जाएगी बताओ? 5.703, ठीक है। तो बेटा ये आपके पास क्वेश्चन नंबर, सेकंड क्वेश्चन भी हमने कर लिया। ये याद रखना, भूलना नहीं है सब चीजें, ये आगे काम आने वाली चीजें हैं सारी। ठीक है, बोलो, कर लिया जी? अब सुने, एक छोटी सी एंडिंग चीज बतानी है आप लोगों को। ये देखें, एक एरिया है IS 16 में, उसका नाम है कॉम्प्लेक्स एसेट। कॉम्प्लेक्स एसेट, आराम आराम से सुने। कॉम्प्लेक्स एसेट एक ऐसा सिंगल एसेट होता है कि जिसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं और हर कंपोनेंट की अपनी लाइफ अलग है, हर कंपोनेंट की अपनी डिफरेंट लाइफ है। देखो पढ़ो क्या लिखा है, सिंगल एसेट विद डिफरेंट कंपोनेंट्स हैविंग डिफरेंट यूजफुल लाइफ, ठीक है। कि एक ऐसा एसेट कि जिसके डिफरेंट कंपोनेंट्स की डिफरेंट यूजफुल लाइफ हो। इसकी मिसाल क्या है? इसकी मिसाल है एयरक्राफ्ट, इसकी मिसाल है शिप। एयरक्राफ्ट में, सुकून से सुने, एयरक्राफ्ट में जो उसकी सीट्स होती हैं उस पर कस्टमर आके बैठता है तो वो कमर्शियल यूज होती है एक्सट्रीम, तो सीट्स की लाइफ कुछ और होती है, उसकी इंजन की लाइफ कुछ और होती है, उसके कॉकपिट में सिर्फ एक दो पायलट्स बैठे होते हैं तो वो बड़ा डेलिकेटली सुकून से यूज हो रहा होता है तो उसकी लाइफ कुछ और होती है। हाँ सही। तो इसका मतलब एयरक्राफ्ट एक कॉम्प्लेक्स एसेट है जिसके डिफरेंट कंपोनेंट्स की डिफरेंट यूजफुल लाइफ है। सेम इज द केस विद शिप। शिप भी एक कॉम्प्लेक्स एसेट है जिसके डिफरेंट कंपोनेंट्स की डिफरेंट यूजफुल लाइफ है, जिसके डिफरेंट कंपोनेंट की डिफरेंट यूजफुल लाइफ है, ओके। अब तो बच्चे ने कहा कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में IS 16 क्या बोलता है। अब देखो मैं आपके सामने समझाने के लिए एक चीज बना रहा हूं। देखो ये एक एसेट है,
सामने देखें, ये एक एसेट है, इसका एक कंपोनेंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये। इस कंपोनेंट की कॉस्ट है 20,000, इस कंपोनेंट की कॉस्ट है 60,000, इस कंपोनेंट की कॉस्ट है 3 लाख। ठीक है, अब आपको गिवन है कि इस कंपोनेंट की लाइफ है 20 इयर्स, इसकी लाइफ है 10 इयर्स, देखते रहें, और इसकी लाइफ है, अल्लाह खुश रखे, 4 इयर्स। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स एसेट एक ऐसा एसेट होता है तो पूरा एक एसेट, लेकिन इसके डिफरेंट कंपोनेंट की डिफरेंट यूजफुल लाइफ है। तो अब आइए 16 क्या कहता है, कान कान इधर लगाओ और सुनो। फॉर द पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन, हर कंपोनेंट एक सेपरेट एसेट ट्रीट होगा और अपनी अपनी जिंदगी पे डिवाइड होकर डेप्रिशिएट होगा, अपनी अपनी जिंदगी पे डिवाइड होकर डेप्रिशिएट होगा। जैसे ये वाला कंपोनेंट नजर आ रहा है, ये 20,000 वाला कंपोनेंट 4 साल से डिवाइड होकर डेप्रिसिएशन आ जाएगी इसकी। ये 60,000 वाले कंपोनेंट की 10 ईयर्स से डिवाइड होकर डेप्रिसिएशन आ जाएगी, और ये 3 लाख वाले कंपोनेंट की 20 ईयर्स से डिवाइड होकर डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो सुन लो, तो ये एक ऐसा एसेट है जिसके डिफरेंट कंपोनेंट की डिफरेंट यूजफुल लाइफ है, और हर कंपोनेंट अपनी अपनी जिंदगी पे डिवाइड होकर डेप्रिशिएट हो जाएगा। सही, ठीक है, ओके। अब जरा पढ़ें इसके बारे में, कुछ और बात बताता हूं। ईच कंपोनेंट इज डेप्रिशिएटेड ऑन इट्स ओन लाइफ, ऑन इट्स लाइफ, अपनी अपनी लाइफ पे डेप्रिशिएट हो जाएगा। अब नीचे का, बट इन एसओएफपी इट इज रिकॉर्डेड एज अ सिंगल एसेट। एसओएफपी में ये पूरा एसेट एक सिंगल एसेट चल रहा होगा। एसओएफपी में गौर से सुने, एसओएफपी में ये पूरा एसेट एक सिंगल एसेट चल रहा होगा, लेकिन उस पर क्लिक करोगे तो आप नोट्स टू दी अकाउंट्स में चले जाओगे, उस पर क्लिक करोगे तो आप नोट्स टू दी अकाउंट में चले जाओगे, और नोट्स टू दी अकाउंट में उसका ब्रेकअप होगा, नोट्स टू दी अकाउंट में ब्रेकअप होगा। यानी यूं सोचो कि नोट्स टू दी अकाउंट में ये सब अलग अलग होंगे, शिया सुन्नी अलग अलग है, लेकिन वहां एसओएफपी में ये एज एन उम्मत उम्मत एक साथ चल रहे होंगे। सही है, नहीं समझे? नोट्स टू दी अकाउंट में ब्रेकअप में चल रहे होंगे, लेकिन एसओएफपी में ये एक सिंगल उम्मत उम्मत चल रहे होंगे, एक सिंगल। ठीक है, राइट। तो ख्याल करना कि बेटा एसओएफपी में एक सिंगल एसेट रिकॉर्ड हो रहा होगा एक वन लाइन में, जबकि नोट्स टू दी अकाउंट में इनकी ये तफसीलात आपको नजर आ रही होंगी। तो इन शॉर्ट कॉम्प्लेक्स एसेट एक ऐसा एसेट है जिसके डिफरेंट कंपोनेंट्स की डिफरेंट यूजफुल लाइफ है, डिफरेंट कंपोनेंट्स की डिफरेंट यूजफुल लाइफ है। ओके, अब पास्ट में इसके ऊपर सवालात आए अच्छे, और मैं अब आपको एक पास्ट पेपर आपके सामने एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, आज के दिन का असाइनमेंट दे रहा हूँ, यानी अब कल की क्लास में मैं वो कराऊंगा वो पास्ट पेपर। तो कोशिश करके उसको ट्राई कर लेना, देखो जितना होता है हो जाए, नहीं होता तो मसला नहीं है, लेकिन ट्राई जरूर करो। आप लोगों का टाइम भी बहुत है, ऑनलाइन जो भी पढ़ रहा है उसका डेफिनेटली टाइम सेव हो रहा है, तो वो अपने इस टाइम को यूटिलाइज करे, दूसरे बच्चों की तरह ना बने। ये रहा देखो सवाल, ये सवाल आपके सामने, इस सवाल की एक पिक्चर ले लें, मैं वैसे व्हाट्सएप पे भी आपको ये सेंड कर देता हूं। ठीक है, तो इसको आपको इस सवाल को कॉपी कर लें, या यहीं से पिक्चर भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। वैसे मैं स्लाइड्स भी आपको भेज दूंगा अभी थोड़ी देर में। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का असाइनमेंट है, ठीक है, राइट। इसको ट्राई कीजिएगा, इतना मुश्किल नहीं है, कुछ ना कुछ करके आप कुछ ना कुछ कर, पॉसिबल नहीं है, लेकिन करेंगे तो फिर अच्छा समझ में आएगा खुद से। ठीक है, चले, अपना ख्याल रखिएगा, आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। अल्लाह हाफिज।